अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला की बबरकत नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान हायत रहम करने वाला है। आज हम लोग 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 20 वाटर को वन शॉर्ट वीडियो में करेंगे। तो आपने क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी 10th क्लास बायोलॉजी, 10th क्लास केमिस्ट्री, 10th क्लास फिजिक्स, मैथमेटिक्स, पाक स्टडी, इन सब की वीडियो लेक्चर्स जो हैं इस चैनल पे मौजूद हैं। खासतौर पे एक्सरसाइजेज के सॉल्यूशंस तो वो आप इस चैनल पे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 20.1 वाला आपका टॉपिक है वाटर। अब देखिए वाटर के बारे में अगर हम लोग देखें तो हर किस्म के जानदार के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इंसान के जिस्म का हिसाब लगा लें, किसी जानदार के जिस्म का हिसाब लगा लें, ज़्यादा जो हिस्सा वो पानी पे मुश्तमिल है। तो वाटर जो है हमारे लिए बहुत अहम है। लेकिन इसके अलावा अगर हम लोग देखें ना तो वाटर खालिश पानी होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि बहुत से केमिकल रिएक्शंस का जब हम लोग देखते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसमें खालिश पानी की हमें ज़रूरत होती है, ठीक है। इसके अलावा जो मेडिसिन हमारे पास बनती हैं या फिर हम जो फूड रेडी किया जाता है उसमें अगर हम लोग खालिश पानी नहीं शामिल करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता इंसानों की सेहत जो है ख़राब होने का खतरा बढ़ जाता है। तो जो हमें खालिश पानी जो है वो बहुत अहम चीज़ है। तो इसके लिए थोड़ा सा इसने ऊपर डिटेल बताई है। कहता है वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल द फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ज़मीन पे जितनी भी जिंदगी जानदार जो है जिंदा जो आपके पास क्या कह लें इंसान है उनके लिए पानी बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंटेन प्लेंटी ऑफ वाटर इन देम। कहते हैं तमाम जो जानदार हैं उनके जिस्मों में वाफर मिकदार में जो है प्लेंटी ऑफ वाटर मतलब वाफर मिकदार में पानी मौजूद होता है। दे आल्सो नीड वाटर एवरी डे टू सपोर्ट लाइफ। उनको रोज़मर्रा ज़िंदगी में अगर इंसान का हिसाब लगाया जाए तो एवरी डे लाइफ हर रोज़ उसको पानी की काफ़ी मिकदार की ज़रूरत होती है। कहते हैं आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ वाटर हैज़ मैनी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस। अगर हम लोग वाटर की मतलब अगर हम लोग खालिश पानी की शनाख्त कर लेते हैं तो उसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बड़ी एप्लीकेशंस हैं। कहता है विच इंक्लूड जिनमें शामिल है आपके पास डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ अ सब्सटेंस। अगर आपने चेक करना है कोई आपके पास सब्सटेंस प्योर है कि नहीं है तो उसमें भी आपको खालिश पानी की ज़रूरत होती है। एंड एनालाइजिंग केमिकल रिएक्शन, कोई भी आपने केमिकल रिएक्शन करवाना है तो उसमें भी आपको पानी की ज़रूरत पड़ती है। बहुत ज़्यादा रिएक्शन हम लोग देखेंगे जिसमें हम लोगों ने क्या करना होता है, जैसे कॉपर सल्फेट के अंदर आप वाटर शामिल करते हो तो आपके पास हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट बन जाता है। तो बहुत ज़्यादा रिएक्शन में सिंपल सी एग्जांपल है, वाटर के अंदर आप क्या करते हो, सॉल्ट को डालते हो तो वाटर और सॉल्ट का आप केमिकल रिएक्शन करवाते हो तो उसके लिए इस रिएक्शन के लिए आपको वाटर की ज़रूरत है। तो खालिश पानी जो है वो बहुत अहम चीज़ है। अब कहते हैं टेस्ट फॉर वाटर कि पानी के लिए टेस्ट कि ये आपके पास पानी जो है वो खालिश है कि नहीं है, इसके लिए टेस्ट किया जाता है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ, इसके लिए आपने ना हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट लेना होता है जिसको बोलते हैं CuSO4। देखिए रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इस साइड पे भी इस साइड पे भी आपको दोनों तरीकों से समझाऊंगी। आपने क्या करना होता है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट लेना होता है। अब मैं कॉपर सल्फेट के साथ हाइड्रेटेड क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपने कॉपर सल्फेट वो लिया जिसके अंदर पानी है, ठीक है। और पानी का कितने मालिक्यूल्स हमने लिए हैं, 5 मालिक्यूल्स लिए हैं। तो ये मेरे पास है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट जिसका कलर है ब्लू। अब आपने ना इसको बहुत ज्यादा हीट करना होता है। जब आप बहुत ज्यादा हीट करते हो तो जाहिर है वापर इसमें से पानी जो है इसमें से एवेपोरेट हो जाएगा, ये वेपर्स बन के बाहर निकल जाएगा। तो पानी आपका जो वेपर्स बन के बाहर निकल गया, पीछे आपके पास जो है कॉपर सल्फेट रह गई। लेकिन जो ही पानी आपका जो है बुखारात बन के बाहर निकल जाता है तो फिर आपके पास ये ब्लू कलर जो है व्हाइट कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये एक टेस्ट होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, इस टेस्ट को करवा के हमने कॉपर सल्फेट की शिनाख्त कर ली है, ठीक है। तो आपको समझ आ गई कि टेस्ट फॉर वाटर, अच्छा ये टेस्ट आपका बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है। आपने पहले इसको बहुत हाई टेम्परेचर दे के सारा पानी जो बाहर निकाल लिया और व्हाइट कलर का आपके पास कॉपर सल्फेट बन गया। ये सेंसिटिव क्यों है, क्योंकि कॉपर सल्फेट के अंदर अगर हल्का सा भी पानी का कतरा चला गया तो अगेन ये जो है ब्लू कलर का हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट बन जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को देखते हैं। कहते हैं टेस्टिंग वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर फूड एंड फार्मेसिकली इंडस्ट्रीज। जो हमारे पास अद्वियात बनाने वाली या फूड तैयार करने वाली इंडस्ट्रीज है उनके लिए पानी जो है खालिश पानी होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। वेयर द प्रेजेंस ऑफ वाटर कैन इफेक्ट द प्रोडक्ट क्वालिटी एंड सेफ्टी। अगर देखें ना क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो वाटर के खालिशपन होने पे ही डिपेंड करती है। अगर कोई आप मेडिसिन बनाते हो उस पर साफ पानी नहीं डालते तो वो मेडिसिन जो है वो इफेक्ट नहीं दिखाएगी जो उसको असर किसी इंसान पे करना चाहिए था। दूसरा ये वो मेडिसिन जब इंसान पिएगा तो उसकी सेहत और ख़राब हो सकती है। तो जो टेस्टिंग वाटर है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो भी प्रोडक्ट उसकी बनेगी उससे बनेगी वो क्वालिटी और सेफ्टी जो है उस वाटर पे ही डिपेंड करती है। अब देखें कहते हैं हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट आप इज ब्लू इन कलर। अगर हम लोग हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट की बात करते हैं वो हमारे पास ब्लू कलर का होता है, बट व्हेन इट इज हीटेड जब आप उसको हीट करते हो इट लूजेस वाटर मालिक्यूल्स। इसमें से वाटर मालिक्यूल्स जो है वो लूज हो जाते हैं, एवेपोरेट हो जाते हैं।
टू बिकम। अब देखिए पानी के मालिक्यूल्स ये सारा तो आपके पास, जब आप इसको लिया और हीट आपने किया, मैं ऊपर लिख देती हूँ, आपने इसको हीट जब करवाया, ठीक है, नीचे लिखना चाहिए था, ये आपके पास इस साइड को जा रहा है, जब आपने इसको हीट करवाया तो आपके पास वाटर जो है आपका बिल्कुल अवेपोरेट हो गया है, ठीक है, वाटर के मालिक्यूल्स जो है वो निकल गए हैं, पीछे आपके पास सिर्फ रह गया है कॉपर सल्फेट। लेकिन इस कॉपर सल्फेट को आप एनहाइड्रस कहते हो, मतलब एनहाइड्रस हम लोग उस चीज को कहते हैं जिसके अंदर पानी बिल्कुल ना हो, ठीक है। तो कहते हैं इट लूजेस वाटर मालिक्यूल्स टू बिकम एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट विच इज वाइट इन कलर। पहले ब्लू था, जब आपने इसको एनहाइड्रस कर दिया, जो कॉपर सल्फेट आपको हासिल हुआ वो व्हाइट कलर का है, ठीक है। कहते हैं अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन एनहाइड्रस सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट। आप इस पे, अब देखिए आप टेस्ट फॉर वाटर, पानी के लिए टेस्ट कर रहे हैं, आप जो ही इसके अंदर एक ड्रॉप डालोगे तो कहते हैं क्या होता है, अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन एनहाइड्रस सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट चेंजेस इट्स कलर। सिर्फ आपने एक ड्रॉप इसमें डाला है तो इसका कलर चेंज हो गया है, व्हाइट से किसमें फिर अगेन चला गया ब्लू में। तो आपने ये वाटर के साथ जो है टेस्ट किया, टेस्ट फॉर वाटर आपने किया। कहते इट इज अ वेरी सेंसिटिव टेस्ट, ये बहुत हिसास टेस्ट होते हैं, एंड कैन डिटेक्ट, और इस टेस्ट को आप डिटेक्ट कर लेते हो इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। मतलब कि अब देखिए इस रिएक्शन को अगर मैं दोबारा करवाती हूँ, मेरे पास अगर व्हाइट कलर का मेरे पास कॉपर सल्फेट होता है, उसमें वाटर डालती हूँ तो ये क्या हो जाता है, आपके पास हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट आपके पास बनता है जब आप इसमें क्या करते हो, वाटर को ऐड करवाते हो। तो ये बहुत सेंसिटिव है कि इसमें हल्का सा भी पानी का कतरा चला जाएगा तो ये व्हाइट से ब्लू कलर में आपके पास चेंज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सेकंड वाले टॉपिक की तरफ। सेकेंड वाला है प्योरिटी ऑफ वाटर, कि वाटर खालिश है उसकी शिनाख्त करने का एक तरीका, ये आपको शॉर्ट में भी पूछेगा, तो इसको जो है आपने अच्छे तरीके से समझना है। देखिए पानी के बारे में आपको पता है कि वाटर जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे बिल्कुल फ्रीज हो जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होना शुरू हो जाते हैं। अब आपने पता क्या करना है, आपने 100 डिग्री सेल्सियस, आपने बस ये वाटर को किसी बीकर के अंदर डाला, साथ आपने थर्मोमीटर पकड़ लेना है। जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपके पास होगा और अगर वाटर बॉयल होना शुरू हो गया, ठीक है, उसके बुलबुले या फिर वो वाटर की मोशन जो है तेज हो गई, तो उसका मतलब आपका वाटर जो है वो खालिश है। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पे अभी बॉयल होना शुरू नहीं हुआ, 100 से मतलब 105 या 108 इतना टेम्परेचर आपके पास हो गया, फिर आपका वाटर बॉयल होना शुरू हुआ, तो उसका मतलब वाटर खालिश नहीं है। इसकी सिंपल सी एग्जांपल देते हो, आपने वाटर में क्या करना है, नमक डालना है, उसको देगची में मतलब डाल के वाटर और नमक को आपने चूल्हे पे चढ़ा देना और थर्मोमीटर हाथ में पकड़ लेना है। आप देखेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका वाटर जो बॉयल नहीं होता, क्यों? क्योंकि उसमें इम्प्योरिटी, वो खालिश पानी नहीं है, उसमें साल्ट है। 102 105 उस पे जाके ये आपका वाटर बॉयल होगा, तो मतलब आपको समझ आ जाएगी कि पानी आपका खालिश नहीं है। फिर आपने इसको फ्रीज करके भी देख लेना है। अगर आप बॉयल नहीं करना चाहते तो आपने वाटर को एक बर्तन के अंदर डाला और आपने फ्रीजर के अंदर रख दिया, और टेम्परेचर आपने वक्तन फक्तन जो है वो नोट करते रहना है। जब 0 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर पहुंचेगा तो आपने देखना है कि आपका पानी है कंप्लीट बर्फ बन गया है, आइस बन गया। अगर कंप्लीट आइस बन गया तो उसका मतलब वो खालिश पानी है। लेकिन अगर आपके पास वो 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं बना, हो सकता है -1 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस पे जाकर वो आपके पास जो है आइस बनता है, तो इसका मतलब वो खालिश पानी नहीं है, ठीक है। आप नमक पहले आप सिंपल एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे वो आइस बन जाता है तो वो खालिश पानी है। और अगर आप उसमें कोई चीज़ शामिल करके देखिएगा तो वो जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे कभी भी आइस नहीं बनेगा, तो उसका मतलब वो खालिश पानी नहीं है। तो यही सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन की हुई हैं, आप देखते जाएं। कहता है प्योर वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस। जो खालिश पानी होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है आपके पास, फ्रीज हो जाता है। कहता है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेशर की स्टैंडर्ड कंडीशन और टेम्परेचर अगर हम लोग लें, टेम्परेचर आपके पास जो है वो होता है जो हमारे पास है 25 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर आपके पास जो है 180 डिग्री, ये इसकी स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं। लेकिन आपने मेन जो है इन दो चीज़ों पे ख्याल रखना है। कहते हैं द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन वाटर विल चेंज बोथ दीज फिजिकल कंडीशन। अगर इनमें इम्प्योरिटीज हुई, मतलब खालिश पानी ना हुआ, तो ये दोनों कंडीशन आपकी चेंज होंगी, हो जाएंगी। पानी जो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल नहीं होगा, या पानी जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज नहीं होगा। अब देखिए सबसे पहले आपके पास है, कहते हैं द प्योरिटी ऑफ अ सैंपल ऑफ वाटर कैन बी चेक्ड बाय डिटरमाइनिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। मैंने आपको बता दिया कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 180 एटमोसफेयर आपके पास होता है। कहते हैं इस पे आपने किसी भी वाटर का एक सैंपल ले लेना और उसकी प्योरिटी चेक करनी है, ठीक है। अब प्योरिटी हम लोग चेक करने लगे बॉइलिंग पॉइंट से, मतलब कि हमने पानी को बॉयल करना है। इफ इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो गया, इट इज प्योर सैंपल ऑफ वाटर, तो ये खालिश पानी है। द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी, लेकिन अगर इस पानी के अंदर इम्प्योरिटीज हुई, विल स्लाइटली इंक्रीज इस बॉइलिंग पॉइंट। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल नहीं होगा, बल्कि इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, हो सकता है वो
120 पे 110 पे जाकर बॉयल हो, ठीक है। दूसरा टेस्ट आप क्या कर सकते हो अगर खालिश पानी चेक करना है, तो कहते हैं अनदर टेस्ट टू चेक द प्योरिटी ऑफ वाटर इज टू डिटरमाइन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सैंपल। आपने उसका मेल्टिंग कि किस पे ये मेल्ट हो रहा है, ये किस पे फ्रीज आपके पास ये हो रहा है, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट आप इसका देख लें। फॉर दिस पर्पस कूल द सैंपल ऑफ वाटर अंटिल इट फ्रीजेस। आपने इस पर्पस के लिए क्या करना है कि आपने वाटर का एक सैंपल किसी पैन के अंदर ले लेना है, उसको फ्रीज करवाना है। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड टेम्परेचर, आपने टेम्परेचर और को ना रिकॉर्ड करते रहना है। एट विच द आइस बिगेन्स टू मेल्ट, कि किस टेम्परेचर पे आइस जो आपका पानी जो है वो आइस बनना शुरू हो गया, ठीक है। ये मेल्टिंग के हिसाब से बता रहा है, तो फिर आपने देख लेना कि किस टेम्परेचर पे ये मेल्ट हो रहा है, ठीक है। कहता है इफ इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस इट इज प्योर वाटर। अब मेल्टिंग पॉइंट बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, अच्छा मेल्टिंग की जगह आप फ्रीजिंग पॉइंट लिखें तो फिर आपको ज्यादा समझ आएगी, ठीक है। यहाँ से आप लिखेंगे ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड टेम्परेचर एट विच द आइस बिगन्स टू फ्रीज, यहाँ फ्रीज लिख दें। इफ इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ फ्रीजिंग लिख दें। इट इज प्योर वाटर। कहता है अब फ्रीजिंग पॉइंट बिलो 0 डिग्री सेल्सियस सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज इन द सेल्सियस। अगर मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस से कम आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट हुआ तो उसका मतलब है कि आपके पास खालिश पानी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास लास्ट पे आपको बताता है, कहते हैं इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन वाटर राइज द बॉइलिंग पॉइंट बट लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देती है इम्प्योरिटीज और उसके फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देती है। बोथ दीज कॉन्स्टेंट्स आर स्पेसिफिक एज स्टैंडर्ड कंडीशंस, ठीक है। मेल्टिंग और फ्रीजिंग एक ही चीज़ है, लेकिन फ्रीजिंग से आपको थोड़ी ज़्यादा जल्दी समझ आ जाएगी। कहते हैं बोथ दीज कॉन्स्टेंट्स आर स्पेसिफिक टू स्टैंडर्ड कंडीशंस। आपने इसमें स्टैंडर्ड कंडीशंस रखनी है, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखना और 180 जो है इस पे आपने एक्सपेरिमेंट करना है जब एटमोसफेयर का आपका ये टेम्परेचर होगा। एट हाई एल्टीट्यूड और लोअर प्रेशर, जब आप बुलंदी पे चले जाएं या बहुत कम प्रेशर पे बात करें तो दीज वैल्यूज विल चेंज। तो ये आप जो आपके पास स्टैंडर्ड कंडीशंस है ये चेंज हो जाती हैं। तो आप ही एक्सपेरिमेंट करना है स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, जब एटमोसफेयर का आपके पास जो है टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर आपका 180 एटमोसफेयर होगा, तब आपने ये एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं थर्ड वाले टॉपिक की तरफ, डिफरेंस बिटवीन डिस्टिल्ड वाटर एंड टैप वाटर। देखें टैप वाटर हमारे पास कौन सा होता है, जो हमारे घरों में, हमारे ऑफिस में टैब्स के जरिए या जमीन के जरिए से हम लोग या तालाबों से झीलों से हासिल करते हैं, वो आपका टैप वाटर होता है, आम पानी होता है। लेकिन डिस्टिल्ड वाटर में पता क्या किया जाता है, इसी टैप वाटर को पहले बहुत ज्यादा बॉयल किया जाता है। जब बॉयल किया जाता है तो सारा वाटर आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस के बाद उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता नहीं है, बल्कि उसके वेपर्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो आपने बहुत ज़्यादा पानी जो है एक टैंक के अंदर फिल करना होता है, फिर उसको जो है वो हीट देते रहना होता है। सारे का सारा पानी आपका जो है बिल्कुल वेपर्स की शक्ल में, मतलब गैस की शक्ल में उस टैंक के ढक्कन वाली साइड पे जो है वो जमा हो जाता है। नीचे जो है आपके पास आपको नजर आएगा, देगची में भी अगर आप करके देखें ना एक्सपेरिमेंट ये वाला कि देगची के ऊपर ढक्कन दे दें, तो अगर आप थोड़ा सा पानी शामिल करके नीचे हीट देते रहेंगे तो आपके पास पानी के वेपर्स जो है ढक्कन के साथ इकट्ठे हो जाएंगे और नीचे आपको लगेगा देगची पे कोई तय है। वो तय सारी इम्प्योरिटीज की होती है, मट्टी वगैरह इस तरह की सारी चीजें जितने भी इसके अंदर जो आयंस होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे आयंस जो हैं वो तय में बैठ जाते हैं और आपके पास जो है पानी के वेपर्स जो है वो अलहदा हो जाते हैं। उन वेपर्स को आपने किसी और बीकर में डालना होता है, फिर उन वेपर्स को आपने ठंडा करना होता है और अगेन से जो आपको वाटर मिलता है वो डिस्टिल्ड वाटर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। इसके अलावा आपके पास जो टैप वाटर होता है, अगर डिस्टिल्ड वाटर की बात करें, डिस्टिल्ड वाटर के अंदर कोई आपके पास आयन नहीं होता है। सारे आयन्स जो है आपने ड्यूरिंग जो है टेम्परेचर जब आप उसको हीट कर रहे होते हैं, सारे आयन्स जो है उसके आपने खत्म कर दिए होते हैं। टैप वाटर में तो देखिए ना कुदरती तौर पे उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम होती है, ठीक है, और फिर आप थोड़ा सा उसमें जो है साल्ट्स ऐड करके तो इसका टेस्ट जो है वो डिफरेंट होता है, इसमें आयंस मौजूद होते हैं। इस वजह से इसमें आपने देखा होगा जिनके घर में किसी भी चीज़ को कोई अगर आपके पास वायर जो है वो करंट दे रही है तो सारी की सारी मतलब मोटर ही लेट्स सपोज ले लें कि वो आपके पास जो है शॉर्ट हो गई है, तो उस वजह से जो है वाटर के अंदर भी करंट आ जाता है, तो टैप वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी गुजर जाती है क्योंकि इसमें आपके पास कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोरीन फ्लोरीन के आयंस होते हैं, तो मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं, इसलिए उसमें से करंट गुजर जाता है। लेकिन डिस्टिल्ड वाटर को आपने क्या किया था, आपने प्योर पानी हासिल कर लिया, तो उसमें से जितने कैल्शियम मैग्नीशियम जितनी इम्प्योरिटीज थी वो तो देगची के अंदर ही रह गई, उस टैंक के अंदर ही रह गई। आपने खालिश पानी को अलहदा कर लिया, तो उसके अंदर आयंस नहीं होते, तो उसमें से आपके पास जो है वो इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं हो सकती है। दूसरा ये है कि डिस्टिल्ड वाटर जो होता है ना, इसकी पीएच हमेशा 7 होती है और टैप वाटर के अंदर क्योंकि आपके पास और भी आयंस होते हैं, तो इसकी जो पीएच है डिपेंड करती है कि वो पानी तालाब से आ रहा है, झील से आ रहा है, समुद्र से आ रहा है या ज़मीन के अंदर से आ रहा है, तो उस हिसाब से इसकी पीएच होती है 6.8 से लेके आपके 6.5 से लेके 8.5 के दरमियान में होती है इसकी पीएच। तो ये इनमें डिफरेंस है। तो ये शॉर्ट में भी वो इसने क्वेश्चन यहाँ से बनाया हुआ है, पहले आप लोग समझ लें इसको। कहता है वाटर विच इज सप्लाई टू आवर होम्स,
शॉप्स एंड ऑफिसेज, जो हमारे घरों में, दुकानों में या ऑफिसेज में पानी आता है, ये कहाँ से आता है? कहते हैं कम्स थ्रू दी टैप्स, जो टूटियां उनमें से आता है, एंड इज रेडियली अवेलेबल फॉर एनी यूजेज, और ये कहीं किसी भी सोर्स से आप जो है वो ले लेते हैं। दिस वाटर में इधर कम्स फ्रॉम रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स, ये दरियाओं, झीलों या आपके पास समुद्रों, कहीं से भी, या अंडरग्राउंड सोर्सेज, जमीन के नीचे जो आपके पास सोर्सेज हैं। जैसे आप लोग हम लोगों ने घरों में जो है वो क्या कहते हैं, मिसाइल वगैरह लगाए हुए, मोटर लगाई हुई, तो जमीन के नीचे से अंडरग्राउंड सोर्सेज से हम लोग वाटर हासिल कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट सोर्सेज आपको बता रहे हैं। अब बताएगा टैप वाटर क्या है। कहता है टैप वाटर कंटेन मिनरल्स। जो टैप वाटर होता है ना, अच्छा, टैप वाटर जो आम पानी होता है जो हमारे घरों में आ रहा है, वो इंसानी सेहत के लिए फायदेमंद होता है। लेकिन जो आपके पास डिस्टिल्ड वाटर होता है, इसमें जरूरी मिनरल्स नहीं होते हैं, इसलिए ये जो है ये इतना फायदेमंद नहीं होता जितना टैप वाटर जो हम लोग घरों में आम इस्तेमाल करते हैं वो फायदेमंद होता है। कहते हैं टैप वाटर कंटेन्स मिनरल, इनमें मिनरल्स होते हैं लाइक साल्ट्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम की इसके अंदर साल्ट्स होते हैं। अच्छा, ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट्स भी होते हैं ना पानी के अंदर, ये भी डिपेंड करता है कि कहाँ से, रिवर्स, लेक्स, पाउंड्स या अंडरग्राउंड कहाँ से आ रहा है, उस हिसाब से ये मिनरल्स इनके अंदर होते हैं। कहते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स फ्रॉम वेयर इट इज ऑब्टेन्ड। कहते हैं ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट्स है ना, ये टैप वाटर के अंदर होते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कितनी मिकदार में है, वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि आप इस पानी को कहाँ से ले रहे हो। इट आल्सो कंटेन्स क्लोरीन एंड फ्लोराइड साल्ट, इसके अंदर क्लोरीन और फ्लोराइड साल्ट्स भी होते हैं, विच आर मिक्स्ड, जिनको मिक्स किया जाता है व्हेन इट ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, जब वाटर का ट्रीटमेंट किया जा रहा होता है, पानी को जो है थोड़ा बहुत खालिश किया जा रहा होता है टैप वाटर को ही, तो तब जो है इसके अंदर ये वाली साल्ट्स भी शामिल की जाते हैं। कहते हैं इट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैंने बता दिया है कि क्लोरीन, फ्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम की आयन होती है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। हमारे घरों के आम जो मोटर्स होती है, शार्ट हो तो पानी भी आपका जो है करंट देता है। तो कहते हैं इट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बिजली का एक कंडक्टर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस, क्योंकि इसके अंदर फ्री आयंस होते हैं, चाहे वो कैल्शियम के हो, मैग्नीशियम के हो, फ्लोरीन के हो, क्लोरीन के हो। कहता है फ्रॉम डिजॉल्व्ड मिनरल्स, जो आपके पास ये जो आप ऊपर मिनरल्स के नाम दिए हैं, उन मिनरल्स की वजह से इसके अंदर फ्री आयंस होते हैं, जिस वजह से इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है पास हो जाती है। ठीक है, कहते हैं इट इज अ, नेक्स्ट कहते हैं इट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस फ्रॉम डिजॉल्व्ड मिनरल्स। तो इसके अंदर आप मिनरल्स का नाम ले रहे थे ना, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फ्लोराइड, क्लोरीन, इन मिनरल्स की वजह से इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से गुजरने देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स होते हैं। ये चीज लिखी हुई है। अब पीएच की बात कर लेते हैं। इट्स पीएच हैज द रेंज ऑफ 6.5 to 8.5 डिपेंडिंग अपॉन इट्स सोर्स, कि किस सोर्स, इन सोर्सेज में से जिस सोर्स से आ रहा है उस हिसाब से इनकी पीएच जो है 6.5 से लेके 8.5 के दरमियान में होती है। तो टैप वाटर के बारे में आपने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ने लगे डिस्टिल्ड वाटर। तो कहते हैं वाटर ऑब्टेन्ड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का जब आप प्रोसेस, जो मैंने आपको सारा समझाया कि पानी के वेपर्स बनाए जाते हैं, फिर वेपर्स को अलहदा किया जाता है, इम्प्योरिटीज आपके पास टैंक के अंदर रह जाती हैं, फिर उस पानी को जिसके वेपर्स आपने अलहदा किया उनको फिर ठंडा करके, तो फिर जो है आपके पास जो वाटर आपको मिलता है वो आपके पास डिस्टिल्ड वाटर होता है। तो ये सारा प्रोसेस जो है डिस्टिलेशन वाला प्रोसेस है। तो कहता है वाटर ऑब्टेन्ड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन इज कॉल्ड डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिलेशन के प्रोसेस के बाद जो आपको पानी मिलता है वो आपके पास डिस्टिल्ड वाटर होता है। कहते हैं प्रोसेस इन्वॉल्व्स हीटिंग वाटर टू गेट स्टीम। सबसे पहले इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, पानी को हीट किया जाता है ताकि वो स्टीम बने, एंड देन कंडेंसिंग दिस स्टीम, फिर इस स्टीम को बैक इनटू द लिक्विड वाटर, इस स्टीम को दोबारा जो है किसी और कंटेनर के अंदर डाल के फिर अगेन से पानी बनाया जाता है। दिस प्रोसेस इफेक्टिवली रिमूव्ड ऑल द डिजॉल्व्ड मिनरल, जितने भी इसके अंदर मिनरल होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, फ्लोरीन, सब को जो है ये क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। कहता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड कंटेमिनेट्स फ्रॉम वाटर, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी इसमें बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, जरासीम वगैरह होते हैं, इनको भी ये जो है खत्म कर देते हैं। कहते हैं एंड कंटेमिनेट्स फ्रॉम वाटर लिविंग बिहाइंड ओनली प्योर वाटर, और जो पीछे आपके पास जो रह जाता है वो आपके पास प्योर वाटर होता है, ये खालिश पानी होता है। ठीक है, कहते हैं प्योरिटी ऑफ डिस्टिल्ड वाटर मेक्स इट्स आइडियल फॉर यूज इन द लेबोरेटरीज। अब ये जो प्योर वाटर आप बनाते हो, डिस्टिल्ड वाटर बनाते हो, इसको यूज कहाँ किया जाता है, इनको हम लोग लेबोरेटरीज में मेडिसिन वगैरह जब बनाते हैं, या फिर जो डॉक्टर्स जो भी आलात, कैंची वगैरह जो यूज करते हैं उनको धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कहते हैं इट्स प्योरिटी इंश्योर्स द एक्यूरेट साइंटिफिक मेजरमेंट। अब अगर ये खालिश होगा तो फिर जो भी आप लोग केमिकल रिएक्शन करवाएंगे तो फिर उसमें जो आप जाहिर है कि आपको हर चीज को जो है पिमाइश करके आप लेते हो, तो जो साइंटिफिक मेजरमेंट्स में जो है आपके पास एक्यूरेसी आएगी। फिर कहता है सर्टिलाइजेशन ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट, जो आपके पास मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं उनकी जरासीम को खत्म करने के लिए, एंड टू प्रिवेंट कोरियन, और जंग, अगर आपने चीजों को जंग लगने से बचाना है तो उसके लिए भी आप डिस्टिल्ड वाटर यूज करते हो। ठीक है,
कहते हैं डिस्टिल्ड वाटर कंटेन्स ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स। अब डिस्टिल्ड वाटर के अंदर सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके अंदर जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, फ्लोरीन के आयंस नहीं होते हैं, ठीक है। तो कहता है विदाउट एनी बैक्टीरिया, और ना इसके अंदर कोई बैक्टीरिया होता है, आयंस भी इसके अंदर होते हैं, गैसेज और अदर कंटेमिनेंट्स और बाकी भी जरसूने वगैरह इसमें नहीं होते हैं। तो डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो आपके पास सिर्फ पानी होता है, तो इसकी पीएच आपके पास 7 होती है। ऑल्सो इट इज सेफ टू ड्रिंक, ये पीने में तो सेफ है, बट इट मे नॉट हैव द नेसेसरी मिनरल्स नीडेड फॉर द बॉडी, लेकिन जो इंसानी जिस्म के बॉडी की जरूरियात है उनको ये पूरा नहीं कर सकता। इट इज आल्सो अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये इसमें से इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं हो सकती। क्यों क्यों क्योंकि कहते हैं ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आयंस, क्योंकि इसमें से आपने आयंस जो है उनको सेपरेट कर दिया हुआ है। तो इस हिसाब का ये टॉपिक था, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 20.4, कहते हैं सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन वाटर, पानी के अंदर वो वाले सब्सटेंसेस या कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। अब देखें, वो वाला पानी जो आपने नेचुरल सोर्सेज, दरियाओं, झीलों या फिर आपने ज़मीन के नीचे से लिया है पानी, वो उनमें जो नेचुरली तौर पे कंपाउंड्स मौजूद हैं। अब वो सारे कंपाउंड्स जो हैं कुछ तो इंसान के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन कुछ आपके पास नुकसानदायक होते हैं, तो उनके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। कहते हैं वाटर फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज सच एज रिवर, लेक्स एंड एक्वीफर्स कंटेन्स अ नंबर ऑफ सब्सटेंसेस व्हिच मे बी यूजफुल और हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। कहते हैं कि जो नेचुरल सोर्सेज जैसे दरिया हैं, झीलें हैं, इनसे जो हम लोग पानी लेते हैं, इसमें इंसानों के फ़ायदे के लिए भी यूजफुल भी कुछ होते हैं और कुछ हार्मफुल, कुछ नुकसानदायक भी आपके पास इसमें कंपाउंड्स या सब्सटेंसेस होते हैं। अब हम पहले पढ़ेंगे कि फ़ायदेमंद कौन से हैं और नुकसानदायक कौन से हैं। तो देखें, यूजफुल सब्सटेंसेस में हमारे पास डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है हमारे पास फ़ायदेमंद होती है। अब पानी के अंदर ऑक्सीजन आती कहाँ से, पहले आपको ये चीज़ समझनी होगी। देखें, पानी के ऊपर अगर हवा है, दरिया की बात को कर लेते हैं, कोई झील की बात कर ले, तो पानी चलता है, उसके ऊपर हवा है, हवा से जो है ऑक्सीजन जो है वाटर के अंदर दाखिल होती है। एक तो ये हो सकता है। दूसरा, वाटर के नीचे जो है, वाटर की अगर सी बेड में देखें, समुद्र की तह में देखें, वहाँ पौधे आपके पास प्लांट्स होते हैं, एल्गी होती है। तो प्लांट्स और एल्गी जो है जब फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, तो तब ये ऑक्सीजन को खारिज करते हैं, वो ऑक्सीजन भी पानी में शामिल होती है। अब जो हवा से ऑक्सीजन आई होती है या प्लांट्स या एल्गी से ऑक्सीजन आई होती है, वो ऑक्सीजन फिर पानी के अंदर जब शामिल होती है तो उसको यूज़ कैसे किया जाता है। देखिए, पानी के अंदर आपके पास फिशेज हैं या दूसरे आपके पास जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सांस लेने के लिए उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं। तो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो इस तरीके से जो है हमारे माहौलियाती निज़ाम को जो है बेहतर बनाने में, इकोसिस्टम को जो है वो ख़राब होने से बचाती है। तो ये तो आपके पास जो वाटर के अंदर सब्सटेंस है ना ऑक्सीजन, वो तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। इसको रीड कर लेते हैं, फिर हम हार्मफुल की तरफ जाएंगे। कहते हैं ऑक्सीजन एंटर्स इन नेचुरल वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। कहता है कि पानी के अंदर जो है ऑक्सीजन क्या करती है, एयर के ज़रिए डिफ्यूज़ हो जाती है। मतलब कि पानी के ऊपर जो एयर होती है उसमें जो ऑक्सीजन होती है वो डिफ्यूज़ हो जाती है वाटर के अंदर। इट इज़ आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द एक्वेटिक प्लांट्स एंड एल्गी इन द प्रोसेस ऑफ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा जो पानी के अंदर ऑक्सीजन होती है वो एल्गी और जो प्लांट्स होते हैं, जब वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवाते हैं तो फिर भी पानी के अंदर जो है ऑक्सीजन शामिल हो जाती है। तो इस पैराग्राफ में ये चीज़ बताई है। कहते हैं दिस अब्सॉर्ब्ड ऑक्सीजन इज देन यूज्ड बाय द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग फिश टू ब्रीथ एंड सर्वाइव। तो कहता है ये जो आपके पास ऑक्सीजन पानी के अंदर शामिल होती है, इसको जो है हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो पानी के अंदर हमारे पास जानदार हैं, जैसे आपके फिशेज वगैरह हैं, ये अपने सांस लेने के लिए जो है इस ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर लेते हैं। कहता है दी हेल्थ एंड डाइवर्सिटी ऑफ द इकोसिस्टम डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन अ वाटर इन अ वाटर बॉडी। कहता है कि पानी के अंदर जितनी आपके पास ऑक्सीजन है उसकी अमाउंट डिपेंड करती है कि आपका इकोसिस्टम जो है वो किस तरह का है, ठीक है। मतलब कि अगर आपका माहौलियाती निज़ाम, इकोसिस्टम आपने बेस्ट बनाना है कि फिशेज वगैरह अच्छे तरीके से वहाँ रह सकें, तो वो ऑक्सीजन की मिकदार पे डिपेंड करता है। क्योंकि जहाँ जब आपके पास ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाती है तो वहाँ जानवरों का जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। जब जानवर जिंदा नहीं रहेंगे तो आपका वाटर जो है वो गंदा सस्ता होना स्टार्ट हो जाता है। अब कहते हैं कि हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द क्वालिटी ऑफ वाटर। अगर आपके पास वाटर के अंदर हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, अब वो हार्मफुल सब्सटेंसेस कैसे आएंगे ये हम लोग इधर देखेंगे। सबसे पहले देखें, अगर आपके पास वाटर के अंदर हार्मफुल सब्सटेंसेस ऐड हो जाते हैं, ठीक है, तो उससे वाटर की क्वालिटी खराब हो जाती है। तो वही हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले हार्मफुल माइक्रोब्स। अब हार्मफुल माइक्रोब्स आपके पास कैसे आते हैं, इंसानी सरगर्मियाँ हैं कुछ। देखें, संते जो हमारे पास एग्रीकल्चर रन ऑफ होता है, मतलब संतों का ज़ाया शुदा जो पानी होता है, या फिर किसान जो है बहुत ज़्यादा अगर पानी फसलों में लगाते हैं, उसके अंदर ज़ाहिर उन्होंने बाद में खादें वगैरह शामिल करनी होती है, और बारिश की वजह से वही पानी जो बह के समुद्रों में चला जाए। या फिर ये है कि
इंसानों का, ये जानवरों का वेस्टेज होता है, जैसे जानवरों का गोबर वगैरह होता है, वो किस तरीके से अगर आपके पास चला जाए दरियाओं के अंदर, तो दरिया का पानी क्या होगा, खराब हो जाएगा। ज़ाहिर है ये चीज़ें अगर दरिया के अंदर जाएँगी तो वहाँ पैरासाइट्स या फिर नुकसानदा जो आपके पास जरासीम वगैरह है, वो पानी में शामिल हो जाएँगे। इसके अलावा एक और भी रीज़न है, जब वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है, वाटर को साफ़ किया जाता है, तो उसका जो वेस्ट होता है वो भी लोग दरियाओं में फेंक देते हैं। तो उस वजह से भी आपके पास जो हार्मफुल माइक्रोब्स, जो है, मतलब वाटर आपका गंदा हो गया, पानी गंदा होगा, वही पानी इंसान पिएगा तो इंसान की सेहत खराब होगी। तो मतलब वाटर के अंदर कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग देखते हैं, कहता है बोथ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर व्हिच आर वाइटल सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर कैन बी कंटामिनेटेड बाय वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज। कहता है मुख्तलिफ इंसानी सरगर्मियों की वजह से ताज़ा पानी के जो अहम ज़राए हैं, जिनमें कहता है कि आपके पास ग्राउंड वाटर है कि ज़मीन की सतह पे जो पानी है, और जो ज़मीन के अंदर पानी है वो आपके पास खराब हो सकता है, ठीक है, इंसानी सरगर्मियों की वजह से। कैसे, कहता है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो आपके पास नुकसानदा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस है, पैरासाइट्स हैं, एंटर्स इनटू नेचुरल वाटर थ्रू ह्यूमन एंड एनिमल वेस्टेज। कहता है कि कैसे इंसानी सरगर्मियों को गर्मियों से हम लोग कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास जो है फ्रेश वाटर जो है वो इंसान के लिए हार्मफुल बन जाता है। तो कहता है कि इसके लिए क्या है आपके पास कि एनिमल वेस्टेज, ह्यूमन, इंसानों का और एनिमल का वेस्टेज अगर डायरेक्ट जो है समुद्रों दरियाओं में चला जाता है या पानी में चला जाता है, ठीक है। लैंडफिल्स एंड एग्रीकल्चर रन ऑफ, संतों का जो आपके पास ज़ायाशुदा पानी होता है, या फिर एग्रीकल्चर रन ऑफ, किसानों ने जो खेतों में पानी अगर ज़्यादा डाल दिया और बारिशों की वजह से वही पानी बह के समुद्रों में चला गया है। एंड वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज, और जो हमारे पास इंडस्ट्रीज का वेस्ट वाटर है, अगर वो सारा जो है पानी के अंदर शामिल हो जाता है, तो उससे आपके पास हार्मफुल माइक्रोब्स जो हैं, ये जरासीम जो है वो पानी के अंदर शामिल होंगे, और उससे क्या होगा, आपका पानी गंदा हो सकता है। कहते हैं सीवेज फ्रॉम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स आर फ्रॉम फैकल्टी सेप्टिक टैंक्स। मतलब कि आपके पास वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, मतलब कि ऐसे प्लांट्स जहाँ पानी की सफाई की जाती है, उनकी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो आपके पास बचती हैं, या आपके पास फैकल्टी सेप्टिक टैंक्स, जो नाकस सीवरेज वाले आपके पास टैंक्स हैं, जो कि मतलब पानी को सही तरीके से स्टोर भी नहीं करते हैं, उन कहते हैं कैन रिलीज पैथोजेंस डायरेक्टली इनटू नियर बाय वाटर। उनसे आपके पास जो है डायरेक्ट जो ऐसी बीमारियां वाले, मतलब कि जरासीम जो है पानी के अंदर दाखिल हो जाते हैं, जो कि हार्मफुल होते हैं। दीज बैक्टीरियल कंटेंट्स कैन कॉज सच इन्फेक्शंस। इन बैक्टीरिया की वजह से कौन कौन सी इन्फेक्शन हो सकती हैं, जैसे डाइसेंट्री, टाइफाइड, हेपेटाइटिस एंड क्लोरिया, ठीक है। इससे आपके पास जो है पेचस, टाइफाइड, ये कान और कहता है हैजा वगैरह की जो है बीमारियां आपके पास हो सकती हैं। इसके अलावा आपके पास हैवी मेटल्स एंड देयर कंपाउंड। अब हैवी मेटल्स में आपके पास लेड, मरकरी और कैडमियम। अगर आप लोग देखें ना, मरकरी है जिसको हम लोग कहते हैं, आपके पास मरकरी जो आपके पास अक्सर आपने देखा होगा कि गंदम वगैरह जिनके घरों में होती हैं, जिन लोगों ने घरों में गंदम रखी हुई है, तो उसमें क्या करते हैं, पाड़ा जो होता है, मरकरी जो होती है, वो थोड़ा सा इतना सा पाड़ा डालते हैं, और वो जो है पूरा साल उनकी फसल जो है वो उससे कीड़ा वगैरह नहीं लगता है। ये मरकरी जो होती है वो किसान भी अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं कि ताकि खेतों में फलों को जो है कीड़ा वगैरह नहीं लगे। मरकरी, लेड, कैडमियम, क्रोमियम, ये सारे भारी मेटल्स हैं, ठीक है। इनका तो हल्का सा भी इस्तेमाल जो है, अगर मतलब ये हल्की सी भी पानी में चली जाए किसी भी तरीके से, चाहे वो किसानों की जो है लापरवाही की वजह से, इसके अलावा संतों में भी जब प्रोडक्ट्स बनती है तो इन हेवी मेटल्स का यूज किया जाता है। अब अगर पानी के जरिए वही हेवी मेटल्स जो है साफ पानी के अंदर चली जाए, तो इंसानी सेहत को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अच्छा, इसमें ना ज्यादा जो अगर इंसान इस तरह का पानी पी लेता है जिसमें हेवी मेटल्स होती है, तो उसको मेन जो इशू आता है उसमें गुर्दा और उसका जिगर, जिसके मेन वाले होते हैं ना, जो वाइटल ऑर्गेनिक होते हैं, आर्गन्स होते हैं, जो उसके अहम आर्गन्स होते हैं वो मुतासिर होते हैं, जैसे लीवर और किडनी वगैरह, ठीक है। इसके अलावा जो है इससे ना कैंसर भी होने का चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। तो हैवी मेटल और उनके कंपाउंड्स भी अगर वाटर में शामिल होते हैं तो ये भी इंसान के लिए हार्मफुल है। तो हमने ये रेटिंग करते हैं, कहता है हैवी मेटल्स लाइक लेड, मरकरी, कैडमियम और क्रोमियम, ठीक है। कैडमियम, क्रोमियम, सीसा और पाड़ा वगैरह जो है, एंड देयर कंपाउंड्स कैन एंटर इन नेचुरल वाटर थ्रू मैनी रूट्स। काफ़ी ज़्यादा रास्तों से जो है ये पानी के अंदर शामिल हो सकते हैं। वेस्ट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज, पहला रास्ता ये है कि वो जो फैक्ट्रीज ने वेस्ट वाटर जो है, उस वेस्ट वाटर के अंदर ये हैवी मेटल्स हो सकती हैं, मे कंटेन हैवी मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स, उनके अंदर ये हैवी मेटल्स उनके कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, विच आर इवेंचुअली रिलीज्ड इनटू रिवर्स, जिनको बाद में फैक्ट्रीज वाले क्या करते हैं, रिवर्स के अंदर वो पानी फेंक देते हैं, और जब वो रिवर्स के अंदर चला गया तो मतलब वो सारे का सारा जो वाटर बॉडी है, मतलब सारा का सारा पानी आपके पास गंदा हो गया। सिमिलरली कहते हैं मिनिंग ऑपरेशंस एंड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स कैन
कंटेमिनेट बोथ ग्राउंड एंड सरफेस वाटर विद हैवी मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स। कहते हैं इसके अलावा ये है कि जो किसान जो है खाद वगैरह यूज़ करते हैं कीड़ों को मारने के लिए, उसमें भी हैवी मेटल्स यूज़ हुई होती हैं। ठीक है, वो हैवी मेटल्स अगर उस पानी के अंदर है, उस खेत के अंदर, और बारिश से वो पानी अगर किसी तरह से खालिश पानी में मिल जाता है, तो ये वो पानी भी आपके पास जो है वो इम्प्योर हो गया, नुकसानदा हार्मफुल हो गया। कहते हैं हेवी मेटल दे कंपाउंड्स नॉट ओनली डैमेज वाइटल ऑर्गन्स, हेवी मेटल से ना इंसान के जो अहम अज़ा हैं, कहते हैं लाइक लीवर एंड किडनी, गुर्दे और जिगर जो है वो ही नहीं मुतासिर होते। दे कैन आल्सो लीड टू न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, और इंसान का पागलपन होने के मतलब पागल होने के चांसेस या उसके दिमागी वसाइल जो है वो भी इससे पैदा हो सकते हैं। कहते हैं आर्सेनिक और कैडमियम, ये दो जहर होते हैं जो इंसानी बॉडी में कैंसर का बायस बनते हैं। कहते हैं आर्सेनिक एंड कैडमियम आर नोन टू इंक्रीज द रिस्क ऑफ सर्टेन कैंसर्स। तो कहते हैं ये वाले दो अगर आप लोग मेटल्स को इंसान ले रहा है तो उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसको कैंसर हो सकता है। उसके बाद हम लोग प्लास्टिक्स की बात करते हैं। प्लास्टिक देखा ना, आप लोग बड़ा सुनते होंगे कि प्लास्टिक का कम से कम यूज़ किया जाए। जैसे हमारे पास जो है पेप्सी वगैरह की बॉटल्स भी आती हैं, तो प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं। तो उन बॉटल्स में भी कहा जाता है कि उन बॉटल को बाद में जो है घर में जो आम पानी होता है उसको फिल लोग अक्सर करते हैं कि उसमें पानी फिल करके फ्रिज में रख लेते हैं। वो बॉटल्स को यूज़ नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आपके पास प्लास्टिक होती है ना, वो पानी के साथ आहिस्ता आहिस्ता जो है थोड़ी थोड़ी उसमें मिक्स होती रहती है। प्लास्टिक इंसान के लिए बहुत नुकसानदेह है। ठीक है, तो प्लास्टिक का यही हो सकता है कि प्लास्टिक को कम से कम यूज़ किया जाए। अगर एक दफ़ा बॉटल्स आपके पास आप बना ली हैं, तो उसी को रीसाइकिल करके दोबारा यूज़ करते रहें, ज़्यादा प्लास्टिक ना बनाएं। इसके अलावा एक और चीज़ होती है, जो हमारे आम पानी होता है उसमें भी प्लास्टिक के हल्के हल्के ज़रात होते हैं। लोग क्या करते हैं, दरियाओं में, झीलों में जो है प्लास्टिक की बर्तन या बॉटल्स को ऐसे फेंक देते हैं। प्लास्टिक की ये खूबी होती है कि वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता ना वो क्या हो जाती है, बिल्कुल उसके छोटे छोटे जड़े बांध जाते हैं। वो अब पानी में है, वो पानी अगर फिशेस पी रही हैं तो फिशेस को कौन खाता है? इंसान। तो इंसान अल्टीमेटली इंसान की बॉडी में वो प्लास्टिक जा रही है, तो वो आप नुकसानदेह है। ठीक है, इसके अलावा जो आप लोग लेते हो ना पानी वाली बॉटल्स लेते हो, उसके अंदर भी प्लास्टिक के छोटे छोटे ज़रात होते हैं। तो कहते हैं वेरी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ प्लास्टिक्स कॉल्ड माइक्रो प्लास्टिक्स आर प्रेजेंट इन बोथ टैप एंड बॉटल वाटर। कहते हैं जो आप जो नलके से आप पानी लेते हो, टूटी वगैरह से लेते हो, या फिर आप जो बोतलें लेते हो पानी वाली, उनमें प्लास्टिक ज़रूर होती है। लेकिन वो प्लास्टिक के इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि हम आँख से नज़र नहीं आ रहे होते। दीज टिनी पार्टिकल्स कैन एंटर वाटर थ्रू वेस्ट वाटर, rainwater when it carries plastic debris to water source and by degradation of plastic wastes। कहता है कि ये जो प्लास्टिक है पानी के अंदर कैसे शामिल हुई होती है। पानी के अंदर जो आपने वेस्टेज फेंकी होती हैं, ठीक है, किसी भी सोर्स के जरिए आपने प्लास्टिक के बर्तन वगैरह जब जो भी आपने मतलब अगर आप गलियों में भी फेंक देते हो, तो जब रेन वाटर आता है बारिश के पानी के साथ बह के तो उस समुद्रों दरियाओं में चली जाती है। उस वजह से जो है वो प्लास्टिक आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ जो है उसके छोटे छोटे पीसीज हो जाते हैं और वो पानी के अंदर मिक्स हो जाती है। कहते हैं प्लास्टिक टिनी पार्टिकल्स हैव बीन फाउंड इन सम ह्यूमन ऑर्गन्स लाइक लंग्स एंड ब्लड्स। इंसान के जो फेफड़े हैं और जो खून है उनके अंदर प्लास्टिक के छोटे छोटे पार्टिकल्स भी ऑब्जर्व किए गए हैं। दीज पार्टिकल्स कैन डिस्टर्ब द इम्यून एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखें इंसान का जो दफाई सिस्टम होता है, मुदाफ़ती निज़ाम होता है, और दूसरा उसका जो तलीदी निज़ाम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यही तो दो उसकी बॉडी के अहम चीज़ है। प्लास्टिक जो है इन दोनों भी हमला करती है, तो ये आपकी इम्यून सिस्टम को, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो है सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने में अपना किरदार अदा करते हैं। अब आपके पास है नाइट्रेट्स एंड फास्फेट्स। अब अगर हम लोग नाइट्रेट्स और फास्फेट्स की बात करें ना, तो ये जानदार चीज़ों के लिए अहम जुज़ भी हैं नाइट्रेट्स और फास्फेट, इनकी हमें ज़रूरत भी होती है, लेकिन एक ख़ास मिकदार तक। जब एक ख़ास मिकदार से ये चीज़ एक्सीड कर जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि जब नाइट्रेट्स और फास्फेट्स की मिकदार ज़्यादा हो जाए, तो हम उसको बोलते हैं यूट्रिफिकेशन। ठीक है, यूट्रिफिकेशन जो है जब मतलब कि नाइट्रेट्स और फास्फेट्स की मिकदार हद से ज़्यादा हो जाए, तो वो फिर नुकसानदेह होती है। सबसे पहले ये नुकसान किसके लिए करेगी? पानी के लिए। देखें अगर पानी में नाइट्रेट्स और फास्फेट्स ज़्यादा हो जाती है, तो नाइट्रेट्स और फास्फेट्स आपके पास एक तरह की खाद्य ही हैं। ठीक है, आप लोग जब हम लोग ये अभी हम लोग 20.4 वाला टॉपिक आ रहे हैं, जब हम 20.10 वाला करेंगे उसमें हमने नाइट्रेट्स और फास्फेट्स खाद्य पढ़नी है। तो ये एक तरह की खाद्य होती हैं। अब देखिए अगर इस समुद्र के अंदर चली जाती है किसी तरीके से, तो समुद्र के अंदर जो है नीचे आपके पास एल्गी या दूसरे प्लांट्स हैं, उनको जब ये खाद्य मिलती है तो उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है। ठीक है, ओवर ग्रो होना शुरू हो जाती है। जब वो ओवर ग्रो होना शुरू होंगे, तो जो सन से लाइट जो इनको मिलनी थी प्लांट्स वगैरह को प्रॉपर तरीके से, जाहिर है वहाँ प्लांट्स अब बहुत ज़्यादा हो गए, तो ज़मीन की तह तक जो है आपके पास सनलाइट नहीं जाती है। उस वजह से समुद्र के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो उसके अंदर जितने भी फिशेज वगैरह है, इनके लिए सांस लेना
मुश्किल हो जाएगा, इनका जिंदा रहना जो है वो फिर मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और जब इनकी सेहत को नुकसान पहुंचेगा तो फिर आपके पास वाटर जो है आपका प्लूटेंट होगा, वाटर प्लूटेंट हो गया, गंदा पानी हो गया, तो उसको कौन यूज करेगा? इंसान, तो अल्टीमेटली इंसान को ही नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है। तो कहते हैं नाइट्रेट्स एंड फास्फेट्स एंटर नेचुरल वाटर थ्रू वेदरिंग ऑफ रॉक्स। अच्छा देखिए, जब हम लोग क्या कर रहे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो पहाड़ों को तोड़ते हैं। अब देखिए, पहाड़ों की जब तोड़ फोड़ की जा रही होती है तो पहाड़ अचानक से जब नीचे गिरता है, अगर उसके पास कोई समुद्र वगैरह होगा तो वो सारे पहाड़ के पीसीज जो हैं वो सारे समुद्र के अंदर चले जाएंगे। उन पहाड़ के पीसों में नाइट्रेट्स और फास्फेट्स बहुत ज्यादा मिकदार में होती है, ठीक है। अब उस वजह से आपका वाटर के अंदर नाइट्रेट्स और फास्फेट्स की मिकदार ज्यादा हो जाएगी। दे कैन आल्सो एंटर इन वाटर थ्रू ह्यूमन सोर्सेज। कहता है एक तो ये हो गया कि पहाड़ों की तोड़ फोड़ की, तब भी ये दरिया के अंदर जा सकते हैं, ठीक है, उसके पीसीज। दूसरा ये हो सकता है कि एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर्स के अंदर या डिटर्जेंट्स जो आप लोग साबुन वगैरह यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर जो होता है। अब एग्रीकल्चर में मैंने बता दिया कि खादों के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद इंडस्ट्री में भी नाइट्रेट्स और फास्फेट्स का डिफरेंट केमिकल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उनके वेस्टेज भी जब आप पानी में फेंकोगे तो नाइट्रेट्स और फास्फेट्स की मिकदार बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। दे आर इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइफ। ये हम मानते हैं कि नाइट्रेट्स और फास्फेट जो है पौधों के लिए और जानवरों के लिए अहम है। However, if amounts of these compound exceeds a limit, अगर मतलब कि नाइट्रेट्स और फास्फेट्स की मिकदार एक लिमिट से अगर बढ़ गई, दे कैन इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ वाटर, इससे पानी की क्वालिटी खराब होगी। मैंने सारा समझा दिया कि किस तरह से एल्गी और प्लांट्स जो ज्यादा ग्रो करेंगे, सन की लाइट अंदर नहीं आएगी, उससे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी की वजह से जानवरों को मसला होगा, ठीक है। कहते हैं एंड क्वाज। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि एक लिमिट तक हमें नाइट्रेट्स और फास्फेट्स की जरूरत होती है। जब उस लिमिट से ज्यादा नाइट्रेट्स और फास्फेट्स पानी के अंदर शामिल हो जाती है, जिसको कहते हैं यूट्रिफिकेशन। तो इसी प्रोसेस को हम लोग यूट्रिफिकेशन कहते हैं, जब नाइट्रेट्स और फास्फेट्स की पानी में मिकदार एक हद से ज्यादा हो जाए। कहते हैं यूट्रिफिकेशन इज द नेम ऑफ द प्रोसेस। एक ऐसे प्रोसेस का नेम है विच स्टार्ट्स इन अ वाटर बॉडी, जो एक पानी के अंदर जो है शुरू होता है कंटेनिंग, कब? जब वो एक्सेस ऑफ फास्फोरस एंड नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट्स, जब उसमें फास्फोरस यानी कि फास्फेट और नाइट्रोजन मतलब कि नाइट्रेट्स की मिकदार जो है वो क्या करता है, एक्सेस मिकदार में कंटेन करना शुरू कर देता है। जाहिर है कि आपके अंदर जो है समुद्र वगैरह, पानी वगैरह के अंदर जानवर हैं, ठीक है, प्लांट्स हैं, लेकिन एक हद तक उनको जरूरत है। जब उस जरूरत से ज्यादा वो कंटेन करेंगे तो उसको यूट्रिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। कहते हैं एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। अब इनकी जो आपके पास नाइट्रेट्स और फास्फेट्स की मिकदार की एक्सेस होना, ये ज्यादा होने की वजह से कहता है एल्गी एंड अदर एक्वेटिक प्लांट्स, एल्गी और जो दूसरे आपके पास पौधे हैं, टू ग्रो एक्सेसिवली, अब बहुत तेजी के साथ ग्रो करेंगे। दिस ओवर ग्रो, ये हद से ज्यादा जो है प्लांट्स का होना या जो है एल्गी का होना ऑफ एल्गी इन टर्न कैन डिक्रीज द डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल इन वाटर। तो उससे क्या होगा कि पानी के अंदर जो है ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा कम हो जाएगा जितनी जरूरत है, विच इज नॉट ओनली हार्मफुल फॉर एक्वेटिक लाइफ, ये सिर्फ वहां रहने वाले जानवरों के लिए सिर्फ खतरनाक नहीं है, बट कैन आल्सो डिस्टर्ब द इंटायर इकोसिस्टम, बल्कि हमारे सारे के सारे इकोसिस्टम को ही तबाह कर देगा, क्योंकि इसी पानी को फिर बाद में इंसानों ने भी तो इस्तेमाल करना है ना। तो ये इसमें सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं 20.5 के ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक वाटर सप्लाई। मतलब कि जो घरों में सप्लाई होने वाला पानी है उसकी ट्रीटमेंट या उसकी सफाई किस तरीके से करेंगे। इसके बेसिकली 3 हम लोग मेथड देखेंगे। सबसे पहले देखें ना, अगर आपके पास पानी आ रहा है तो उसमें कुछ इंप्योरिटीज होती है जो उसके अंदर डिजॉल्व हल होगी होती हैं, कुछ आपके पास सस्पेंडेड इंप्योरिटीज होती है जो पानी की सतह पे तैरी होती हैं, ठीक है, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। अब इन सब को खत्म करने के लिए हम लोग क्या ट्रीटमेंट देते हैं उस चीज की तरफ आएंगे। इसमें ना हमने बेसिकली करना होता है, कुछ प्रोसेस करवाने होते हैं। सबसे पहले सेडिमेंटेशन का प्रोसेस होता है, उसके बाद फिल्ट्रेशन से गुजारा जाता है, फिर डिस्टिलेशन से, और उसके बाद जो है लास्ट पे जो है हमारे पास क्या हम लोग उसको करते हैं रिमूवल ऑफ अडोर, मतलब कि बू को जो है वो खत्म किया जाता है, ठीक है। इसे लास्ट वाला पॉइंट इधर नहीं लिखा हुआ, वो आपने इसके साथ ही लिख लेना है कि डिस्टिलेशन ट्रीटमेंट विद लिक्विड क्लोरीन एंड रिमूवल ऑफ अडोर, ठीक है, लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे ही लिख लीजिएगा। अब सबसे पहले मैं बात करती हूँ सेडिमेंटेशन के बारे में। देखिए आपके पास जो वाटर आ रहा है, ठीक है, उस वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज भी हैं, जरासीम भी हैं, मतलब कि उसमें इम्प्योरिटीज हैं, चाहे गर्द की सूरत में, रेत की सूरत में इम्प्योरिटीज हैं। तो सेडिमेंटेशन में पता क्या किया जाता है, आपने एक दरिया वगैरह के पास ना एक इस तरह का सेडिमेंटेड जो है टैंक लगाना होता है, ठीक है। इस टैंक के अंदर ना यहाँ अगर आपके पास यहाँ कहीं दरिया है तो दरिया में से ये आपने रास्ता बनाया
होता है, इसमें से आप पानी इसके अंदर एंटर करते हो। अब इसमें इम्प्योरिटीज़ हैं, रेत है, मिट्टी है, ठीक है, जरासीम वगैरह है। तो आपने ना इस टैंक के अंदर इस पानी को छोड़ देना होता है, कुछ भी नहीं करना है, इसको छोड़ देना कुछ देर के लिए। क्योंकि आप नोट करें ना, आप कोई भी चीज़ पानी के अंदर पानी के अंदर डालते हैं और कुछ देर के लिए पानी को नहीं हिलाते, तो वो चीज़ नीचे बैठ जाती है। यही काम होना है कि जो मिट्टी, गर्द वगैरह सारा कुछ होना है, वो जो भी आपके पास स्लज वगैरह होना है, वो सारा गंद जो है नीचे बैठ जाना, ऊपर आपके पास वाटर वाटर रह जाना। अभी वो प्योर नहीं हुआ, लेकिन ये है कि काफ़ी हद तक जो है बड़ी-बड़ी चीज़ें जो है नीचे बैठ गई हैं बिग साइज़ की, और वाटर में जो हल्की-फुल्की चीज़ें हैं वो वाटर के साथ ऊपर है। उसको आपने आउटलेट यहाँ से आपने उस पानी को बस निकालना होता है। नीचे जो है ज़्यादा जो आपके पास बड़ी चीज़ें थी ना, वो इसके नीचे बैठ गई, मिट्टी वगैरह भी इसके नीचे बैठ गई हुई है। लेकिन आपका पानी जो है प्योर जो है अभी भी नहीं हुआ, साफ नहीं हुआ। फिर आपने दूसरा उसमें प्रोसेस करवाना होता है फिल्ट्रेशन का। फिल्ट्रेशन में आप एक टैंक लेते हो, उसके अंदर आप बजरी और रेत को खुद डालते हो, ठीक है? बजरी बड़ी-बड़ी थोड़ी होती है, उसको आप लोग खुद डालते हो। उसका मकसद पता क्या होता है कि यहाँ से जो पानी निकला है, इसमें हो सकता है कि अभी रेत के बाकी चीज़ें जो हैं आपके पास अभी मौजूद है। तो जब आप इसको बजरी वाले पानी में या रेत वाले पानी में डालोगे, तो रेत और बजरी क्या करेंगे, उन छोटे-छोटे पार्टिकल्स को, ज़ाहिर है बजरी बिल्कुल जैसे आपको ये पेज स्ट्रेट ऐसे तो नहीं होती, उसके अंदर स्पेसेस होती हैं, तो वो जो छोटे-छोटे ज़रात उन स्पेसेस के अंदर बैठ जाएँगे और उसके बाद आप ऊपर से वो वाला वाटर हासिल कर लोगे। लेकिन अब वो वाटर जो है अभी भी आपके पास इतना जो है बैक्टीरिया वगैरह से साफ नहीं हुआ है। उसके लिए फिर आप क्लोरीनेशन वाले प्रोसेस की तरफ जाते हैं, क्योंकि क्लोरीन के पास ख़ुसूसियत होती है कि वो जितने भी जरासीम, जर्म्स वगैरह को अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब कर लेती है। तो आपने फिर उसमें क्लोरीन उस वाटर में ऐड करनी होती है ताकि इसके जरासीम वगैरह मर जाएँ। अब देखिए, आपने जरासीम भी और जितने भी इसमें मिट्टी वगैरह के ज़रात, वो तो आपने फ़िल्टर कर लिए, लेकिन उस जरासीमों की वजह से जो पानी के अंदर बदबू थी, उसको अब ख़त्म करने का टाइम होता है। मतलब कि रिमूवल ऑफ ओडोर में हम लोग क्या करते हैं कि एक्टिवेटेड चारकोल, जिसको हम लोग कोयला कहते हैं, पानी में वो डाला जाता है, ठीक है? कोयले की या एक्टिवेटेड चारकोल की खासियत ये होती है कि उस बदबू को अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं और फिर आपके पास पानी जो है पीने के काबिल होता है। मैं जो है रीडिंग करती हूँ, जो चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं, हो सकता है कि कुछ छोड़ा हो तो वो इसमें कवर हो जाएगा। कहते हैं इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ प्रेज़ेंट इन नेचुरल वाटर। कहते हैं जो कुदरती पानी आपके पास आता है, उसमें आपके पास इम्प्योरिटीज़ होती हैं। कहते हैं इन नेचुरल वाटर इंक्लूड सोयल, पीस ऑफ प्लांट्स। कहते हैं इसमें आपके पास मिट्टी हो सकती है, फिर जो आपके पास प्लांट्स हैं उनकी पीसीज, लकड़ी वगैरह हो सकती है, एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर एंड सैड, रेत भी हो सकती है। ये छोटे छोटे आपके पास पार्टिकल्स हो सकते हैं। दीज इम्प्योरिटीज आर बिगर इन साइज। ये इम्प्योरिटीज जो है साइज में बड़ी भी हो सकती है, एंड आर ऑफन रिमूव्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड सेडिमेंटेशन। अब ये बिगर साइज वाली इम्प्योरिटीज को आपने सेडिमेंटेशन के प्रोसेस से जो है रिमूव करना है। इन दिस प्रोसेस, कहता है इस प्रोसेस में वाटर obtained फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज पम्प्ड इनटू सेडिमेंटेशन टैंक। आपने सेडिमेंटेशन टैंक लिया और उसको उसमें आपने क्या करना है, दरिया वगैरह से आपने वाटर को पंप कर लेना है, इसके अंदर डाल लेना है। फिर कहते हैं वेयर वाटर इज अलाउड टू स्टैंड फॉर अ फ्यू आवर्स। आपने कुछ घंटों के लिए इस पानी को छोड़ देना, कोई मिक्स नहीं करना, कोई नहीं हिलाना है। दी सस्पेंडेड पार्टिकल्स, जो आपके पास पार्टिकल्स तैर रहे थे प्रेजेंट इन वाटर, सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द टैंक ड्यू टू द ग्रेविटी। कहता है कि ग्रेविटी की फोर्स लगेगी, जो ऊपर तैर रहे थे वो भी सारे जो है सेटल होकर टैंक के नीचे बैठ जाएंगे। एंड फॉर्म अ लेयर ऑफ सेडिमेंट, और जो आपके पास जो भी फुजला है या स्लज वगैरह, गंद वगैरह, उसकी एक लेयर नीचे बन जाएगी। कहते हैं दी क्लीनर वाटर, जो आपके पास ऊपर साफ साफ पानी रह जाएगा, एट द टॉप कैन देन बी एक्सट्रैक्टेड फॉर द नेक्स्ट स्टेज। उस पानी को आपने इस आउटलेट के जरिए बाहर निकाल लेना है, ताकि गंद वगैरह नीचे रह जाए और ऊपर वाला पानी आपने बाहर निकाल लेना है। अब आपने पानी निकाल लिया है, उसके बाद आप फिल्ट्रेशन की तरफ चले जाओ। कहता है दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू रिमूव सस्पेंडेड पार्टिकल्स। जो अभी भी अगर आपके पास कुछ पार्टिकल्स है, आपने एक फिल्ट्रेशन वाले टैंक में डाला है, तो जो भी आपके पास सस्पेंडेड तैर रहे हैं पार्टिकल्स, चाहे वो स्मॉलर साइज की हैं, बड़े साइज के तो उधर निकल गए, अब छोटे साइज के, विच आर जनरली नॉट रिमूव इन द सेडिमेंटेशन प्रोसेस, जो सेडिमेंटेशन प्रोसेस में नहीं निकल सके, उसके लिए कहता है फॉर दिस प्रोसेस, मतलब कि ये फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस जो होगा, वाटर इज अलाउड टू ट्रिकल थ्रू लेयर ऑफ सैंड एंड ग्रेवल फिल्टर्स। तो इसमें हम भला क्या अलाउ करते हैं कि जो इस टैंक से पानी निकला है, उसको हम लोग जो है रेत की तह या बजरी की तह के ऊपर जो है वो फेंकते हैं, ठीक है? विच ट्रैप दीज सॉलिड पार्टिकल्स, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को रेत और बजरी जो अपने अंदर ट्रैप कर लेती है, रोक लेती है। फिर कहता है क्लोरीनेशन का, वाटर मस्ट बी स्टेरिलाइज्ड बिफोर ह्यूमन कैन यूज। इस इंसान के इस्तेमाल करने से पहले उस वाटर को स्टेरिलाइज यानी कि जरासीमों से पाक करना जरूरी है। कहता है फॉर दिस पर्पज ऑल हार्मफुल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स मस्ट बी किल्ड। तो इसके लिए आपके पास जितने भी बैक्टीरिया, जरासीमें वगैरह हैं, उन सबको पहले खत्म करना होगा, ठीक है, मारना होगा। मोस्टली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड क्लोरीन इज एडेड विच हैज द पावर टू किल द ऑल द जर्म्स।
इसके लिए क्या किया जाता है कि फिल्ट्रेशन के बाद उस पानी के अंदर ना स्मॉल अमाउंट क्लोरीन की जो है उसके अंदर पानी के अंदर डाली जाती है, क्योंकि उसके अंदर एबिलिटी होती है कि उस जर्म्स को मार दे। उसके बाद रिमूवल ऑफ अडोर, वाटर इज पास थ्रू पाउडर्ड एक्टिवेटेड कार्बन इन द फॉर्म ऑफ चारकोल टू रिमूव टेस्ट एंड अडोर्स। कहते हैं जितने भी आपके पास बुरे टेस्ट आ रहे हैं या फिर आपके पास स्मेल आ रही है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, वाटर को एक्टिवेटेड चारकोल में से गुजारना है। एक्टिवेटेड कार्बन रिमूव्स अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट। जो आपके पास होता है ना एक्टिवेटेड चारकोल, उसके अंदर खूबी होती है कि जो आपके पास जायका अच्छा नहीं होता है जिन चीज़ों का, उसको रिमूव कर देते हैं। एंड अडोर थ्रू ऑब्जॉर्प्शन, और जो बदबू होती है अडोर को ऑब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के जरिए अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं। ठीक है, कौन कर लेते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल। अडोर के नाम से भी रिमूव कहते हैं। अडोर को अगर आपने खत्म करना है, बदबू को खत्म करने, एक और तरीका है बाय एक्सपोजिंग वाटर टू एयर इन अ प्रोसेस कॉल्ड एरिएशन। कहते हैं कि आप ये कर सकते हो कि पानी को जो है हवा, खुली हवा के साथ जो है खुली हवा में छोड़ दें ताकि ऑक्सीजन के साथ जो है रिएक्शन करेगा, तो उससे भी बदबू आपके पास खत्म हो सकती है। उसके बाद आपके पास है 20.6 वाला टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ प्लूटेंट्स प्रेजेंट इन वाटर। अब जो वाटर के अंदर प्लूटेंट्स होते हैं उनका इफेक्ट क्या होता है। देखिए, जो वाटर के अंदर जो आपके पास क्या कहते हैं इम्प्योरिटीज होती हैं, वो ह्यूमन हेल्थ को, हमारे इकोसिस्टम को, फिर हमारे समुद्र के अंदर वाला जो हमारे पास इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको, फिर एंड इंडस्ट्री, ज़ाहिर इंडस्ट्री के अंदर आप प्रोडक्ट्स बना रहे हो, उनकी क्वालिटी को भी मतलब कि ओवरऑल जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। तो कहता है हाउ टू कंट्रोल द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ प्लूटेंट्स। तो प्लूटेंट्स के नेगेटिव इफेक्ट को हम किस तरीके से खत्म कर सकते हैं। तो बच्चों, इसके लिए आप कुछ स्टेप्स जो है फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे हम लोग कहते हैं कि संतें जो है वो गंदा पानी जो है साफ पानी के अंदर अपना फेंक देती हैं, तो उनको चाहिए कि जो वो गंदा पानी पहले उसको जो है वो क्लीन करें और फिर जो है हमारे दरियाओं और समुद्रों की तरफ बहाएं। फिर इसके बाद प्लास्टिक को रिसाइकिल करके यूज़ करें। फिर सफाई वाले केमिकल्स होते हैं जैसे तेल, ग्रीस वगैरह, इनको जो है पानी के अंदर नहीं डालना चाहिए। ठीक है, नालों में अगर आप फेंक देना चाहिए, लेकिन ये है कि साफ पानी के अंदर नहीं फेंकना चाहिए। फिर जो किसान है उनको कुछ एहतियातें करनी चाहिए। फिर ये कि कवानीन कुछ आपके पास होने चाहिए, हुकूमत जो है हर चीज़ को बाउंड करे कि गंदा पानी जो है ये प्लास्टिक वगैरह इसको जो है दरियाओं वगैरह में ना फेंका जाए। तो इस तरह की कुछ हम लोग चीज़ें पढ़ेंगे। इससे पहले थोड़ी सी बात कर रहे हैं, हमने पढ़ा था यूट्रिफिकेशन के बारे में कि अगर हमारे पास नाइट्रेट्स और फास्फेट्स की मिकदार जो है पानी के अंदर ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ रहने वाले हमारे पास इकोसिस्टम सारा ख़राब हो जाता है। कहते हैं ये सिर्फ हमारे जो है माहौलियाती निज़ाम, यूट्रिफिकेशन जो है वो हमारा माहौलियाती निज़ाम ही नहीं ख़राब कर रहा है, बल्कि जानवरों के मस्कों को भी तबाह कर रहा है। यही लिख रहा है, कहता है वाटर पोल्यूटेंट्स कैन डिस्टर्ब इक्वेटिक इकोसिस्टम, कि जो हमारे पास गंदा पानी है या जो पानी में आलूदगी है ना, वो सिर्फ हमारे आबी माहौल को गंदा कर रही है थ्रू यूट्रिफिकेशन के प्रोसेस से एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स, बल्कि वहाँ जो जानवर भी हैं उनके मस्कन को भी तबाह कर रहे हैं। कहता है पोल्यूटेड वाटर कैन आल्सो लोअर क्रॉप यील्ड्स। अगर आप गंदा पानी जो है, कुछ लोग ये करते हैं कि जब पानी ज़्यादा जिनके मतलब खेत वगैरह जो है नालों के या तालाबों के पास है, तो वो तालाबों वाला पानी ही खेतों में डालते हैं। वो गंदा पानी जब आप खेतों में डालेंगे तो उससे जो फसल आएगी वो इतनी उसकी पैदावार भी नहीं होगी, उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी। कहता है पोल्यूटेड वाटर कैन आल्सो लोअर क्रॉप्स यील्ड। ये क्रॉप्स यील्ड मतलब जो आपके पास फसलें आपने उगानी है उसको भी जो है खराब, उसकी क्वालिटी को भी लो करेगी। एंड कंटेमिनेट फूड सोर्सेज, और इससे जो आपके पास मतलब कि फूड आपके पास जो पैदावार होगी वो भी थोड़ी कम होगी। कहते हैं नेगेटिव इफेक्ट्स ड्यू टू वाटर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय टेकिंग अ नंबर ऑफ स्टेप्स। आपने अगर पानी के नेगेटिव इफेक्ट्स को या पानी में जो आलूदगी उसके नेगेटिव इफेक्ट्स को कम करना है, तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। सबसे पहले जो आपने सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट है, सीवरेज वाले हैं या जो संतों से निकलने वाला आपके पास पानी होता है, ठीक है, वेस्ट वाटर जो आपके पास ज़ाया पानी होता है, शुड बी ट्रीटेड। उसको पहले ट्रीट करें, क्लीन करें बिफोर इट इज डिस्चार्ज इनटू वाटर बॉडीज। किसी समुद्र या दरिया में अगर आप उस पानी को फेंक दें तो पहले इसको क्लीन कर लें। प्लास्टिक मस्ट बी रीयूज्ड और रिसाइकल्ड टू मिनिमाइज देयर प्रोडक्शन। तो प्लास्टिक को जो है रिसाइकल करके दोबारा इस्तेमाल करें बजाय उसको नहीं बनाने के, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो हर तरह से इंसान के लिए हार्मफुल है। फिर कहता है केमिकल क्लीनर्स आप लोग यूज़ करते हैं, चर्बी यूज़ करते हैं, तेल वगैरह ग्रीसेस वगैरह यूज़ करते हैं, उनको जो है पानी के अंदर ना फेंकें। ठीक है, इनको मतलब पानी के अंदर आप जो है ना फेंकें या नालों वगैरह के अंदर ना फेंकें। मिनिमाइज द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर। अब देखिए ज़राइत में जो कीड़े मारे दवाइयात होती हैं, ठीक है, कीड़े मारे दवाइयात या ये जो आपके पास खाद्य होती है इनका भी कम इस्तेमाल करें। फिर कहता है जनरल पब्लिक शुड बी मेड अवेयर ऑफ दी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन थ्रू पब्लिक कंपेनियंस। कहता है कि लोगों को जो है कंपेनें चलानी चाहिए ताकि वो जो आम अवाम है उनको आगाह कर सके कि जो वेस्टेज जो है पानी के अंदर फेंकते उससे कितने नुकसान
हो रहे हैं। फिर कहते हैं इम्प्लीमेंट एंड इन्फोर्स लॉज फॉर द स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। कहते हैं पानी में मौजूद आलूगी को खत्म करने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए, जो लॉज हैं उनका नफाज करवाना चाहिए, ठीक है, उन पर इम्प्लीमेंटेशन अमल दरामद करवाना चाहिए। उसके बाद आपके पास है वाटर बोर्न डिजीजेज, आलूदा पानी की वजह से पैदा होने वाली बीमारियां। अब ना WHO ने एक एस्टिमेट, एक अंदाज़ा लगाया और उसने हमें ये बताया कि 80% जो है हमारे इंसान जो हैं बीमार हो रहे हैं, जिनको जो बीमारियां लग रही हैं वो सिर्फ गंदे पानी की वजह से हैं, ठीक है। मतलब कि उसमें कुछ आपके पास थी हैज़ा, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टियाँ आना, और कुछ लोग जो है पैदाइशी तौर पे जो हैं अंधे पैदा हो रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ट्राकोमा बीमारी कहते हैं। ये सारी जो है आपके पास गंदे पानी की वजह से आपके पास ये बीमारियां हो रही है, ठीक है। तो कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज एस्टिमेटेड दैट 80% ऑफ द सिकनेस एंड डिजीज इन द वर्ल्ड आर कॉज्ड बाय पोल्यूटेड वाटर एंड लेक ऑफ सैनिटेशन। तो कहता है कि पानी की सफाई या फिर गंदे पानी की सफाई ना करने की वजह से, ये गंदे पानी की वजह से 80% जो है बीमारियां हो रही हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक। कहते हैं वाटर बोर्न डिजीजेज, पानी की वजह से जो बीमारियां पैदा हो रही हैं उनमें क्लोरिया है, टाइफाइड है, मलेरिया है, न्यूसिया है एंड लेप्रोसी है, ठीक है। लेप्रोसी होती है कोढ़ की बीमारी, ठीक है, मतलब नजर ना आना, ये सुना ना जाना। कहते हैं इन ऑल नियरली 500 मिलियन पीपल सफर फ्रॉम वाटर बोर्न डिजीजेज एवरी ईयर इन द वर्ल्ड। 500 मिलियन के करीब लोग जो है पूरी दुनिया में जो है गंदे पानी की वजह से बीमार हो रहे हैं। कहते हैं फॉर एग्जांपल मिलियंस ऑफ पर्संस आर सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज कॉल्ड ट्राकोमा व्हिच ऑफन कॉजेज ब्लाइंडनेस। बहुत से लोग जो है वक्त के साथ या फिर पैदाइशी तौर पे जो है उनको नजर नहीं आता है, मतलब उनमें ट्राकोमा की बीमारी है, वो भी पानी की वजह से ही पैदा हो रही है। कहते हैं द डिजीज इज पर्टिकुलरली प्रीविलेंट अमंग बेबीज एंड चिल्ड्रन डेवलपिंग कंट्रीज। और ये जो बीमारी है ना, ये ट्राकोमा, ये ज़्यादा जो है हमारे पास एडवांस जो कंट्रीज हैं उनके बच्चों और बड़ों में देखी गई हैं। कहते हैं लीवर डिजीजेस, दिल की बीमारियां, पर्टिकुलर वायरल हेपेटाइटिस इज आल्सो कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर। इस गंदे पानी के इस्तेमाल की वजह से हेपेटाइटिस और दिल की, ये जिगर की बीमारियां जो है वो हो रही हैं। उसके बाद कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ वाटर बोर्न डिजीज। अब ये जो वाटर बोर्न डिजीजेज हैं इनके जो है मतलब कि इनसे बचने के लिए आपको क्या प्रिवेंशन करनी चाहिए। तो कहते हैं वाटर बोर्न डिजीजेज कैन बी अवॉइडेड इफ वी स्ट्रिक्टली फॉलो द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। अगर हम लोग इंस्ट्रक्शंस पे अमल कर लेते हैं। देखिए सबसे बेस्ट चीज़ बताई जाती है कि पानी को हमेशा बॉयल करके तो फिर पिया करें ताकि उसके जरासीम वगैरह मर जाए, ये आपके पास हो सकता है। दूसरा ये है कि आप अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, साफ सुथरे रहें, उससे भी आपके पास जो है वाटर बोर्न डिजीजेज जो है वो कम आपके पास हो सकती हैं। और जो आप वेस्टेज वगैरह हैं या एक मतलब कि सोशल मीडिया की इस चीज़ को आम करना चाहिए कि लोग जो हैं पानी को गंदा ना करें। तो कहते हैं ड्रिंक क्लीन वाटर आफ्टर रिमूविंग इम्प्योरिटीज एंड बॉइलिंग टू किल द जर्म्स, कि आपने पानी पीना है लेकिन उसमें आपने क्या करना है, बॉयल करके जर्म्स को क्लीन करके ताकि उसमें से जितनी इम्प्योरिटीज है वो रिमूव हो जाए, तो फिर वो आपने पानी पीना है। कहते हैं प्रैक्टिस हाइजीन बाय कीपिंग योर बॉडी स्पेशली हैंड्स, अपने हाथों को खास तौर पे साफ रखिए, अपनी हाइजीन का ख्याल रखें। इंश्योर प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज आर अवेलेबल, और इस चीज़ को यकीन बनाएं सफाई सुथराई का मतलब कि हर वक्त जो है आप उस पर अमल दरामद कर रहे हैं, इसको यकीनी बना रहे हैं अपने लिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास है 20.7 वाला है कि वाटर स्कैरसिटी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में पानी की कमी। देखिए पाकिस्तान में पानी की कमी बहुत ज़्यादा रीजंस की वजह से हो रही है, ठीक है। पानी की कमी की वजह से भी पाकिस्तान को जो है ना दो हिस्सों में आपके पास जो है डिवाइड किया गया। एक उसका नॉर्थन हिस्सा बनाया गया और एक मेरे ख्याल में साउथन पाकिस्तान बनाया गया। नॉर्थन हिस्सा वो होता है जहाँ बारिशें ज़्यादा होती हैं, जैसे पंजाब आपके पास है, पंजाब में आपके एक साल में 250 से लेके 600 मिलीमीटर जो है एक साल में जो है इतनी मतलब बारिश होती है। तो ये नॉर्थन एरियाज के एक इनका रीजन हो गया जहाँ बारिशें ज़्यादा होती है। दूसरा आपके पास साउथन पाकिस्तान है जहाँ बारिशें बहुत ज़्यादा कम होती हैं। तो मतलब कि पानी की कमी के बायस जो है पाकिस्तान को या डिफरेंट कंट्रीज को जो है कुछ हिस्सों में डिवाइड किया। तो यहाँ दोस्त ने हिस्से बता दिए हुए हैं। वैसे ये है कि पाकिस्तान को ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा जाए तो इसको सेमी एरिड रीजन कहा जाता है, मतलब ऐसा आपके पास रीजन जहाँ पानी की कमी है, ठीक है। अब यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ मैंने आपको सारा बता दिया कि यहाँ बारिशें ज़्यादा होती हैं नॉर्थन में और इसमें ये कम होती है। यही चीज़ बता रहा है कि यहाँ 250 से 700 मिलीमीटर होती है और देखें साउथन पाकिस्तान में सिर्फ 200 मिलीमीटर होती है, मतलब बहुत कम बारिश होती है। कहते हैं पाकिस्तान एट प्रेजेंट इज फेसिंग अ सीवियर वाटर scarcity crisis due to a number of different factors। कहते हैं पाकिस्तान में पानी की कमी का सामना बहुत ज़्यादा रीजंस की वजह से करना पड़ रहा है। पहले रीजन देखें लेस रेनफॉल, अगर कम बारिश होती है फिर पानी कम आपके पास होगा। फिर कहते हैं ग्रोथ इन पॉपुलेशन, आबादी बढ़ती जा रही है तो जाहिर जितनी आबादी ज़्यादा होगी उतना पानी यूज़ होगा।
तो आहिस्ता आहिस्ता पानी खत्म ही होगा। फिर कहता है फ्लड इरिगेशन, अगर आपके पास सैलाब भी आ जाता है, ठीक है, या क्लाइमेट चेंज की वजह से आपके पास जो है सैलाब आ जाता है, उस पानी को सेव करने के लिए आपने कोई चीज़ नहीं बनाई हुई। फिर कहते हैं डिप्लीटिंग एक्वायर Aquifers and poor waste management are some of the reasons responsible for the scarcity। कहते हैं इस कमी की जो आपके पास मेन चीज़ है वो आपके पास ये है कि आपने उस पानी को अगर आपके पास आ भी जाता है तो उसको सेव करने के लिए आपके पास डैम या इस तरह की चीज़ें ही आपने नहीं बनाई हुई। तो मेन जो रीज़न है कमी की वो यही है कि हमारे पास प्रॉपर जो है मैनेजमेंट नहीं है। कहते हैं इफ द करंट सिचुएशन कंटिन्यूज देन पाकिस्तान कुड फेस वेरी सीरियस चैलेंजेस इन कमिंग ईयर। अगर यही काम चलता रहा तो पाकिस्तान को आने वाले सालों में बहुत पानी की कमी का सामना करना पड़ना है। कहते हैं दी प्रॉब्लम कैन बी एड्रेस्ड बाय टेकिंग अ नंबर ऑफ स्टेप्स व्हिच आर एज फॉलो। इस प्रॉब्लम को जो है हल करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। कलेक्टिंग रेन वाटर स्पेशली ड्यूरिंग मानसून सीजन बाय कंस्ट्रक्टिंग वाटर रिजर्वायर्स एंड अदर वाटर स्टोरेज फैसिलिटीज। आपको क्या करना पड़ेगा कि जो मानसून सीजन आपके पास होता है जैसे आजकल है, तो जब यहाँ बारिश का पानी आता है उसको स्टोर करने के लिए आपने कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें आप वाटर को रख सको। फिर यूजिंग बेटर क्रॉप इरिगेशन टेक्निक्स, अब जब आप फसलें उगाते हो तो उसमें ऐसी टेक्निक्स इस्तेमाल करो जहाँ पानी की कम जरूरत हो ताकि आपका पानी जो है ज़्यादा इस्तेमाल ना हो, पानी थोड़ा बच सके। फिर कहते हैं टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स टू फेस इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। अगर आपके पास मौसम चेंज होता है तो उसके लिए आपने पहले से मौसमी हालात में जो तब्दीलियां आपको आ रही हैं उनके लिए आपने पहले ही कुछ स्टेप्स रखे हैं। उनके अगर बारिश ज़्यादा आएगी तो फिर हम लोग वाटर को किस तरह स्टोर करेंगे, ठीक है। फिर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, और जो आपको पानी को जखीरा करने वाले आपके पास सोर्सेज हैं उनका जो है आपने अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके जो है इस चीज़ को वाटर स्कैरसिटी को ख़त्म करना है। उसके बाद आपके पास 20.8 वाला टॉपिक है एलिमेंट्स इसेंशियल फॉर प्लांट्स ग्रोथ। आपके पास वो वाले एलिमेंट जो कि पौधों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। इसमें दो तरह के हम लोग पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो वाले न्यूट्रिएंट्स जो पौधों को बहुत कम मिकदार में ज़रूरत होती है, ठीक है, और मतलब थोड़ी सी उनको मिकदार मिल जाए तो वो उनकी ग्रोथ अच्छी होनी शुरू हो जाती है, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आएंगे। और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनको ज़्यादा मिकदार में, मतलब माइक्रो को हम लोग ग्राम में देखेंगे और मैक्रो को हम देखेंगे किलोग्राम वगैरह में, जिनको मतलब जिनकी ज़्यादा मिकदार में ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं, कहते हैं द न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द प्लांट आर कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मतलब कि प्लांट की ग्रोथ में जिन न्यूट्रिएंट्स की, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़े तो जिन न्यूट्रिएंट्स की बहुत कम जरूरत होती है उनको हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। कहते हैं दीज इंक्लूड, इसमें आपके पास बोरोन, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन। इनके नाम आपने याद रखने, एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि माइक्रो या मैक्रो न्यूट्रिएंट है, तो इनमें ये वाले न्यूट्रिएंट्स शामिल है। कहता है ओनली मिनट अमाउंट्स ऑफ दीज एलिमेंट्स आर नीडेड फॉर हेल्दी प्लांट ग्रोथ के, बिल्कुल थोड़ी सी इसकी मिकदार जो है एक अच्छे पौधे की नशमा करवाने के लिए काफ़ी होती है। एंड इट मे बी डेंजरस, लेकिन ये अगर मिकदार ज़्यादा हो जाए तो ये खतरनाक हो जाती है, ठीक है, उन पौधों के लिए। टू एड टू मच क्वांटिटी बिकॉज दे आर पोजीनियस इन लार्ज क्वांटिटीज। इसकी मतलब ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बहुत थोड़ी मिकदार में ज़रूरत होती है, अगर आप ज़्यादा काट देते तो वही जो है जहर बन सकती है पौधों के लिए। दे आर जनरली क्वाइट इन क्वांटिटीज रेंजिंग फ्रॉम, आप इसकी मिकदार 6 ग्राम से 200 ग्राम तक जो है एक एकड़ ज़मीन में, एक एकड़ ज़मीन बहुत ज़मीन होती है, इस एकड़ ज़मीन में सिर्फ 6 ग्राम से 200 ग्राम तक यूज़ कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते। तो ये सारे आपके पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, बेसिक चीज़ आपने यही सीखी है कि जिनकी कम मिकदार में हमें ज़रूरत होती है, ठीक है। उसके बाद है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं कि ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमें लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो कहते हैं द न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड इन अ लार्ज नंबर फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। दीज इंक्लूड्स, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह शामिल है, ठीक है। देखें ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम तीनों खाते हैं आपके पास, तो ये पौधों के लिए इनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, लोग जो है इनको किलो में डालते हैं। तो कहते हैं दीज आर जनरली रिक्वायर्ड इन क्वांटिटीज, ये 5 किलो से लेकर 200 किलोग्राम तक एक एकड़ के अंदर डाली जा सकती है। तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो है जो आपको ज़्यादा मिकदार में, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस वगैरह ज़्यादा मिकदार में फसल के लिए, पौधे के लिए आपको चाहिए होते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि यही जो हम लोग कह रहे हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मिकदार में चाहिए, उनको अब यहाँ से देखेंगे कि इनका मकसद क्या होता है प्लांट्स में शामिल करने का। तो सबसे पहले आपके पास है फर्टिलाइजर्स, खाद्य। कहते हैं फर्टिलाइजर्स आर द सब्सटेंसेस एडेड टू द सोइल टू मेक अप द डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अब देखें, आपने एक साल एक फसल लगाई है, जब आप उसको काट लोगे तो उस फसल में कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। अब आप फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हो ताकि वो कमी पूरी हो सके, ठीक है, डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, बेसिकली यही तीन आपके पास होंगे।
NPK जो है आपके पास, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम, इन तीनों की जो अगर हमारी ज़मीन को जो कमी हो जाती है उस कमी को पूरी करने के लिए हम इन NPK को फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। फर्टिलाइजर्स इनहेंस द नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, इससे जो है ज़मीन की जरखेज़ी बढ़ती है, जितनी जरखेज़ ज़मीन होगी उतनी ज़्यादा फसल आती है। एंड प्रोवाइडिंग केमिकल एलिमेंट्स टेकन अप फॉर द सॉइल बाय द प्रीवियस क्रॉप्स, और ये जो है उनको मतलब वो केमिकल एलिमेंट्स प्रोवाइड करता है जो पिछली फसल की वजह से ज़मीन के अंदर से ख़त्म हो गए हुए हैं। कहते हैं एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड फर्टिलाइज़र, लेकिन इस फर्टिलाइजर्स को जब आप खादों को इस्तेमाल करते हैं उनकी कुछ खसूसियात होती हैं। कहते हैं एवरी कंपाउंड ऑफ द डिजायर्ड एलिमेंट कैन नॉट बी अ फर्टिलाइजर, मतलब कि हर चीज़ जो हमारी खेत को चाहिए होती है वो उसको आप फर्टिलाइजर के तौर पे ट्रीट नहीं करोगे। कहते हैं द डिजायर्ड एलिमेंट्स शुड बी प्रेजेंट इन द कंपाउंड इन अ वाटर सोल्यूबल फॉर्म रेडियली अवेलेबल टू द प्लांट्स। कहते हैं कि ये जो आप कह रहे हैं कि डिजायर्ड एलिमेंट्स, हमारी ज़मीन को कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है तो वो आपके पास जो है वाटर सोल्यूबल भी हो सकते हैं और इनसोल्यूबल भी हो सकते हैं, मतलब पानी के अंदर हल करने वाली चीज़ें भी हो सकती हैं और नहीं भी। ठीक है, कहते हैं द कंपाउंड्स एम्प्लॉयड एज फर्टिलाइजर शुड बी स्टेबल इन सोइल एज वेल एज इन द स्टोरेज। कहते हैं ये आपके पास कंपाउंड जो आप ज़मीन को या फसल को डालते हो वो ऐसे होने चाहिए कि जो पानी के अंदर तो हल हो जाए लेकिन ज़मीन के अंदर जल्दी जज्ब ना हो। इट शुड नॉट अब्जॉर्ब मॉइस्चर, ये ऐसे भी ना हो, कुछ लोग होते हैं जो फर्टिलाइजर्स को घड़ों में ला के रखते हैं और फिर वक्तन फक्तन उनको यूज़ करते रहते हैं। अब अगर ये अपने अंदर जो है वेट को अब्जॉर्ब कर ले, पानी को अब्जॉर्ब कर ले तो उनका असर खत्म हो जाता है। तो कहते हैं शुड नॉट अब्जॉर्ब मॉइस्चर आर सेट टू हार्ड स्टोनी मटेरियल्स विद टाइम। कहते हैं ये वक्त के साथ जो अपने अंदर नमी को ऑब्जॉर्व करने वाले या फिर पत्थर की तरह सख्त होने वाली नहीं होनी चाहिए। ये खाद्य जो है फर्टिलाइजर्स जो है ये कंपाउंड जो है अबाउट ऑल इट शुड बी चीप टू मैन्युफैक्चर, और सबसे अहम बात की सस्ते होने चाहिए ताकि हर किसान इसको यूज कर सके। कहते हैं कि अब गुड फर्टिलाइजर के लिए कुछ हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको पढ़ते हैं। कहते हैं न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट मस्ट बी रेडियली अवेलेबल टू दी प्लांट्स। पहला आपके पास है कि उसने यही चीज़ लिखी है ना कि न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स उस कंपाउंड के अंदर जो आपके पास बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं, ये ग़िज़ाई अज्जा हैं, वो पौधों को फ़ौरन से मिल जाने चाहिए जब आप डालें। ठीक है, फ़ौरन से भी मिल जाने चाहिए, और ये नहीं कि एकदम ही ख़त्म हो जाए बल्कि आहिस्ता आहिस्ता जो है कुछ टाइम तक, एकदम नहीं ज़मीन के अंदर जिस टाइम आप डाल दो उस टाइम भी पौधे कुछ ऑब्जर्व करने, कुछ वक्त के साथ साथ जब जरूरत पड़े उसको यूज करते थे। इट मस्ट बी फेयरली सोल्यूबल इन वाटर, इनको पानी में भी शामिल होना चाहिए सो दैट इट थ्रोली मिक्सेस विद द सोइल, क्योंकि देखिए जो फसल उगाई जाती है उसको पानी दिया जाता है, उस पानी के अंदर अगर आप इनको डाल दें तो उसमें सोल्यूबल होना चाहिए इनको। ठीक है, कहता है कि सो दैट इट थ्रोली मिक्सेस विद द सोइल, ताकि इतनी जल्दी जो है जमीन के अंदर जज्ब ना हो सके। पानी के अंदर मिक्स होगा तो पानी जो है पौधों ने आहिस्ता आहिस्ता यूज करना है तो फिर उसका असर रहेगा। इट शुड नॉट बी इंजूरियस टू प्लांट्स, ये प्लांट्स को या पौधों को नुकसान नहीं पहुंचानी चाहिए। इट शुड बी इनएक्सपेंसिव, ये सस्ती होनी चाहिए। इट मस्ट बी स्टेबल सो दैट इट इज अवेलेबल फॉर अ लॉन्गर टाइम, इसको इतना स्टेबल होना चाहिए कि वक्त के साथ साथ ये लॉन्ग टर्म में इसका जो है बेनिफिट्स पौधों को मिलते रहे, टू द ग्रोइंग प्लांट्स जो पौधे नेशनल में पा रहे हैं उनको। इट शुड नॉट अल्टर द पीएच ऑफ द सॉइल, ये जमीन की पीएच को तब्दील ना करें, मतलब कुछ तेज दवाइयां होती हैं वो इस तरह का कोई सिस्टम ना हो। कहते हैं बाय रेन और वाटर, जब आपके पास बारिश आती है पानी, इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू अ फार्म विच द प्लांट कैन ऑब्जॉर्ब इजीली। तो ये इस फार्म में मतलब आप जो भी कंपाउंड जमीन के अंदर डाल रहे हो पानी की मौजूदगी में, या जब आपके पास बारिश आती है तो ये एक ऐसी फार्म में पानी के साथ मिक्स होकर चेंज हो जो कि फायदेमंद हो, ना कि ऐसी जिसका वो फायदा ना दे, असर ही ना दे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट वाला टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स की क्लासिफिकेशन। अब देखिए फर्टिलाइजर्स को जो है हमने नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम की बेस पे जो है 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। अब फर्टिलाइजर एक होती है नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर, जिसको हम लोग स्टार्ट में ही जब हम लोग बीज फेंकते हैं जमीन के अंदर तो फिर हम जो है नाइट्रोजीनियस जो है फर्टिलाइजर उसको देते हैं ताकि इसके अच्छे से तने और पत्ते स्टेम्स वगैरह जो है बन सकें। ठीक है, और फिर हम उसके बाद कुछ अर्से बाद हम फास्फेटिक फर्टिलाइजर्स देते हैं ताकि जो फल बीज वगैरह बन रहे हैं उनकी अच्छी ग्रोथ हो सके। फिर पोटाशियम फर्टिलाइजर दिया जाता है ताकि उस फल के अंदर जायका बन सके। तो इन चीज़ों को हम लोग जो है डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले आपके पास है नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर, इसका भी उसने जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन बनाया हुआ है। कहते हैं दीज फर्टिलाइजर सप्लाई नाइट्रोजन टू द प्लांट्स आर सोइल, ये वाली जो खाद है ये फर्टिलाइजर है, ये पौधों को और जमीन को जो है नाइट्रोजन देती है। अच्छा, नाइट्रोजन ना बेसिकली उसको प्रोटीन्स बनाने में, पौधों को प्रोटीन्स बनाने के, आपके डिफरेंट फल और सब्जियों में कितनी मिकदार में प्रोटीन्स होती हैं तो वो नाइट्रोजन खाद का काम होता है कि प्रोटीन्स की बनाने में
पौधों को हेल्प आउट करे। कहते हैं नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ द प्लांट ग्रोथ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्टेम्स एंड लीव्स। जब उसके तने और पत्ते बनने होते हैं उस टाइम आपको नाइट्रोजन खाद की जरूरत होती है और ताकि पौधे की अच्छी नशोनुमा हो सके। इट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ प्रोटीन, ये आपका सबसे अहम जुज है प्रोटीन की, पौधे में प्रोटीन की तैयारी के लिए। इम्पार्ट्स ग्रीन कलर, इसके अलावा जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यही तो पौधों को या पत्तों को ग्रीन कलर सब्ज रंग देती है टू द लीव्स एंड इनहेंस द यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ द प्लांट्स। और इसके अलावा जो है फसल की पैदावार भी बढ़ेगी, ज्यादा फसल उगेगी और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। इन सब के लिए नाइट्रोजन फर्टिलाइजर अहम है। कहते हैं कि अब नाइट्रोजन फर्टिलाइजर में कौन कौन से फर्टिलाइजर आ सकती है, इसकी एग्जांपल्स कुछ देने लगे। कहते हैं सम एग्जांपल्स ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, जैसे आपके पास अमोनिया सल्फेट है, कैल्शियम सिनामाइड है, अमोनिया आपके पास है, या फिर अमोनिया नाइट्रेट है, अमोनिया फास्फेट है, अमोनिया क्लोराइड है और यूरिया। ये सारी नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर की एग्जाम्पल है जिनके अंदर नाइट्रोजन बड़ी मिकदार में होता है। अब यहाँ यूरिया की एग्जाम्पल उसने दी और एक उसने अमोनिया नाइट्रेट को आगे एक्सप्लेन किया, एक इसको अमोनिया नाइट्रेट को और यूरिया को आगे एक्सप्लेन करने लगा। कहते हैं यूरिया इज अ हाई क्वालिटी नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर। सबसे ज्यादा यूरिया के अंदर नाइट्रोजन पाई जाती है, मतलब कि इसको सबसे अच्छी क्वालिटी का जो है फर्टिलाइजर इस्तेमाल समझा जाता है। इट कंटेन्स अबाउट 46% नाइट्रोजन एंड इज द मोस्ट कंसंट्रेटेड सॉलिड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। कहते हैं इसमें 40% तकरीबन जो नाइट्रोजन होती है और इसके साथ जो है ये सबसे ज्यादा इट इज द मोस्ट वाइडली यूज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इन पाकिस्तान में सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली खाद है। कहते हैं अमोनिया नाइट्रेट इज अ यूजफुल फर्टिलाइजर फॉर मैनी क्रॉप्स। अमोनिया नाइट्रेट जो है बहुत सी फसलों के लिए जो है बड़ी फायदेमंद समझी जाती है एक्सेप्ट पैडी राइस, सिवाय चावल की फसल के, बिकॉज दी माइक्रोबियल बैक्टीरिया, क्योंकि अमोनिया जो आपके पास आपने जब चावल की फसल लगानी होती है, चावल की फसल को पानी के अंदर लगाया जाता है, उस पानी के अंदर जो है माइक्रोबियल बैक्टीरिया होते हैं। जो ही आप उसके अंदर अमोनिया डाल देते हो ना, तो माइक्रोबियल बैक्टीरिया वाला क्या करते हैं, इस अमोनिया को जो है नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में जो है हवा में फेंक देते हैं और फिर फसल को उसका कोई फायदा नहीं होता है। तो इस वजह से जो है हम लोग जो है अमोनिया नाइट्रेट को जो है चावलों की फसल में इस्तेमाल नहीं करते हैं, बिकॉज दी माइक्रोबियल बैक्टीरिया इन फ्लड डिकम्पोज इट टू नाइट्रोजन गैस, इसको डिकम्पोज करके नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं। इट आल्सो यूज इन कॉम्बिनेशन विद लाइमस्टोन। कहते हैं इसको चूने के पानी के साथ अमोनिया नाइट्रेट जो है ना, इसको चूने के पानी के साथ भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज कहते हैं इट इज हाइग्रोस्कोप इन नेचर, ये अपनी मतलब कि नेचुरली जो है पानी को अपने अंदर अब्सॉर्ब करती है। उसके बाद कहते हैं फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, दीज फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड फास्फोरस टू द प्लांट्स और सोइल। ये जमीन को या पौधों को जो है फास्फेटिक फर्टिलाइजर का काम होता है फास्फोरस जो है मुहैया करना। कहते हैं फास्फोरस इज रिक्वायर्ड टू स्टिमुलेट अर्ली ग्रोथ, इससे आपके पास जो है पौधे की ग्रोथ जो है जल्दी होती है, एंड टू एक्सेलरेट दी सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन ड्यूरिंग द लेटेस्ट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। जब ग्रोथ आपके पास हो रही होगी तो उसमें आपके पास सीड जो आपके पास मतलब बीज बन रहे हैं या आपके पास जो फल बन रहे हैं उनकी भी फॉर्मेशन को थोड़ा स्पीड अप करेगी। इट आल्सो इंक्रीज रेजिस्टेंस टू डिजीज, इसके अलावा ये बीमारी के खिलाफ लड़ने में मदद करेगी अगर कोई फसल को बीमारी लग गई है। दी वेरियस फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स हैव डिफरेंट कंपोजिशन। अब फास्फेटिक फर्टिलाइजर्स के भी आप नाम आगे पढ़ेंगे वो डिफरेंट है, तो उनकी कंपोजिशन की मिकदार भी जो है हर एक में डिफरेंट होगी, ड्यू टू विच दे हैव डिफरेंट सोल्युबिलिटी और उनके हल होने की सलाहियत भी डिफरेंट होगी। द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर्स जो दो सबसे अहम होती हैं उसमें एक सुपर फास्फेट है जिसमें कैल्शियम सुपर फास्फेट है आपके पास, और एंड ट्रिपल फास्फेट जिसको हम लोग कहते हैं डाइमोनिया फास्फेट। तो ये कुछ इनके नाम उसने बताए हुए हैं। तो इनकी जो है कंसंट्रेशन की बेस पे इनकी सोल्युबिलिटी भी वाटर में जो है वो डिफरेंट होती है। तो ये असल में जब बीज वगैरह बनते हैं तब उनकी ग्रोथ के लिए अच्छी होती है। लास्ट में हमारे पास है पोटाशियम फर्टिलाइजर्स। पोटाशियम फर्टिलाइजर अब उस फल के अंदर जो है वो जायका पैदा करने के लिए इस्तेमाल होगी, ठीक है, या मीठा करने के लिए, ठीक है, स्टार्च, इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए। तो कहते हैं दिस फर्टिलाइजर प्रोवाइड पोटाशियम टू द प्लांट और सोइल। पोटाशियम फर्टिलाइजर इसका काम है कि जमीन को या पौधों को पोटाशियम देना। पोटाशियम इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च, शुगर एंड द फाइब्रस मटीरियल। आपके पास रेशे वाले जो मटीरियल होते हैं, ये जो मीठा आपके पास जायका होता है, ये स्टार्च वगैरह जो है पौधों को फलों के अंदर बनाने का जिम्मेदार जो होती है पोटाशियम फर्टिलाइजर होती है। दे इंक्रीज रेजिस्टेंस टू डिजीज, ये भी बीमारी के खिलाफ लड़ने में जो है पौधों की हेल्प आउट करती है। एंड मेक द प्लांट स्ट्रांग, और पौधों को मजबूत बनाती है बाय हेल्पिंग इन हेल्दी रूट्स डेवलपमेंट। क्या करती है कि रूट्स जो होते हैं उनकी जड़ों को मजबूत करती है। दे आल्सो हेल्प इन राइपनिंग ऑफ सीड्स, ये फलों के पकने में भी हेल्प करती है। फ्रूट्स एंड सीरियल्स,
कहते हैं पोटाशियम फर्टिलाइजर्स आर स्पेशली यूज फॉर, इनको पोटाशियम फर्टिलाइजर को तंबाकू, कॉफ़ी, जो आपके पास होता है, जो छल्ली वगैरह होते हैं, ये जो आपके पास आलू वगैरह होते हैं, इनकी फसलों में इस्तेमाल किया जाता है। सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ पोटाशियम फर्टिलाइजर्स आर पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम सल्फेट एंड पोटाशियम नाइट्रेट। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स बता रहा है जिनमें पोटाशियम क्लोराइड है, पोटाशियम सल्फेट और पोटाशियम नाइट्रेट वगैरह, ये पोटाशियम फर्टिलाइजर्स की एग्जाम्पल्स हैं। तो इनकी ये मतलब आगे से जो नाम इसने बताए हुए हैं वो आपने खास तौर पर याद रखने हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है। बहुत मुश्किल से बच्चों बड़ी गर्मी में बैठ के वीडियो बनी है। आपने क्या करना है, चैनल को लाइक करना है और एक प्यारा सा कमेंट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।